आपकी हम्बलनेस ही है कि आप अपनी तारीफ नहीं सुनना अंदर भी हो ना हम्बल। सबसे मुश्किल काम जिंदगी में राबिया मुझे लगता है इवॉल्व करना ही सबसे अहम बात है। इसी से सबसे ज्यादा डरता है बंदा। वक्त गुजरता जा रहा है, बच्चे बड़े हो गए, आप ही की मोहब्बत खत्म नहीं हुई थी, पता लगा अब तो इनको मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये सारा आप इसमें से गुजर रहे हैं। कल तक जो बात अब्बा की ठीक नहीं लग रही थी, आज आप वही कर रहे हैं। सही बात है। आपको अपने बेटे में अपना आप सुनाई दे रहा है। ओह माय गॉड। शादी जो हुई वो मोहब्बत की थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज थी। मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है उन्होंने ढूंढा। मेरी नीस वो पढ़ रही थी, उसकी वो टीचर थी मैथमेटिक्स में, साइमा मेरी जो अहलियां। भाई देखो ना, मेरी जब मंगनी हुई तो मेरे पास कोई सवारी नहीं थी उस वक्त। कैसे लेके जाते थे? रिक्शे पे लेके? नहीं, वो मेरा दोस्त, ये गाड़ी बोरो करते थे। हाँ बोरो। इश्क मुर्शद, इवन मन्नत मुराद। खुशी है कि डाइवर्सिटी है। गुलिस्तान में और बागीचे में क्या फर्क होता है? गुलिस्तान के अंदर में डाइवर्सिटी होती है, फूलों की हर तरह का होता है। बागीचे में एक तरह के फूल लगे होते हैं। तो हमें ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, इसकी तरफ जाना होगा और अप्रिशिएट करना होगा। वो बिलाल का डेब्यू हमने साथ में, चूंकि मेरे साथ था वो, हमने वो ज़हरे इश्क किया था, वो दमपुख्त बिलाल से बड़ी पुरानी। बिलाल, अब एक बिलाल से कौन होगा काफिर जिसको मोहब्बत ही ना हो बिलाल को देख के? उसको तो देख के फेंट हो जाना चाहिए। वो दुआ की डेफिनेशन वो कहते हैं कि टूटे हुए दिल की सदा दुआ है। आपकी जिंदगी में कोई बड़ा होना चाहिए। ये आपने इतनी अच्छी बात बोली जो आजकल की जनरेशन नहीं देखती है। और वो बड़ा पता है कैसा हो कि शट अप, चुप कर जाओ, बस बैठ जाओ, और आप बैठ जाए। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन खुशा मैगजीन। आज जो मेरे मेहमान हैं, मैं सोच रही थी कि मैं उनका इंट्रोडक्शन कैसे कराऊं। मुझे लगता है कि अगर मैं उनका सिर्फ नाम ही ले लूं तो उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और ये आइडिया भी उन्होंने ही मुझे दिया अपनी एक गुफ्तगू के ज़रिए। बहुत अरसे से हम उनका काम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके बहुत फ़ैन्स हैं। और 2 दिन से जितना मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो एक उनकी मुझे डिफरेंट साइड्स मेरे सामने खुलती जा रही थी। उनकी हम्बलनेस, उनकी स्पिरिचुअलिटी, उनका कनेक्शन विद अल्लाह, उनकी बिलीव इन गुडनेस एंड पॉजिटिविटी, ये कुछ चीज़ें थी जो एज अ ह्यूमन उनकी ज़ात के हिस्सों ने मुझे अफेक्ट किया, मुझे इम्प्रेस किया, मुझे सोचने पे मजबूर किया। एज एन एक्टर तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ भी कहूँ तो मैं शायद उनके क्राफ्ट की उतनी तारीफ़ नहीं कर सकूँगी जितना वो डिज़र्व करते हैं। आजकल हम उनको इश्क मुर्शिद, बेलगाम और मन्नत मुराद में देख रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हम सब के पसंदीदा, हम सब के फेवरेट और बहुत मोहतरम नूरुल हसन साहब की। तो आइए मिलते हैं, उनके साथ कुछ गुफ्तगू करते हैं और उनके जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा पहले बैठ जाऊँ मैं, मेरी बीवी कहती जहाँ बैठते हैं आप लेट ही जाते हैं, तो मैंने कहा फ़ौरन ज़रा, एक तो वो चौकड़ी है और फिर, लेकिन मुबारक हो राबिया, आप भी धोखा खा गई। काफ़ी सारे लोग हैं तो एक इजाफा और हो गया। खैर, किस चीज़ का धोखा? कि आप भी मुझे नहीं जानती। नहीं जानती, मैंने तो जानने का दावा भी नहीं किया। अरे नहीं, लेकिन वो जो आपकी खुश गुमानी है, ये अब इस पे क्या कहा जा सकता है? अच्छा, पहले तो ये कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप बड़े कैजुअली अपने स्टाइल में बैठे हुए, विच आई लव, डिफरेंट लग रहा है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि मैं भी नहीं आपको जान सकी, मुझे लगता है हम कभी भी एक दूसरे को नहीं जान सकते। कोई भी इंसान खुद को भी जानना, कभी आप खुद को भी नहीं जानते। कभी ऐसी सिचुएशन होती है और मैं रिएक्ट करती हूँ, सोचती हूँ अच्छा मुझे नहीं पता था मैं ऐसे भी रिएक्ट कर सकती हूँ। कभी वो अच्छा रिएक्शन होता है, कभी मैं सोचती हूँ कि यार मुझे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये कि अच्छा, ये लोग अच्छा सोच रहे हैं तो बस इतना काफ़ी है। चाहे हम समझ सके आपको या नहीं समझ सके, बट सोचा हमने अच्छा। खुश गुमानी तो अच्छी चीज़ है। तो अच्छा, इसमें से क्या चीज़ आपको सही नहीं लगी वैसे? मुझे लगता है कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा गलत थी? जब भी शायद आप वैसे तो अंदर से बंदे को वो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन बड़ी बेहुदा सी बात है कि अगर बंदा खुद अपने बारे में सुन रहा हो या इवन अपने बारे में बात कर रहा हो, फॉर दैट मैटर। मेरे ख्याल बहुत उस रोज़ जफ़र साहब से बात हो रही थी, वो बल्कि आपके इंटरव्यू और सबका, तो उन्होंने कहा यार वही बात भाई बार बार करेंगे तो कहाँ कितनी करेंगे। अब वो वाकई आप कितनी बातें तो वही रहेंगी, तो फिर शायद बड़ा मुश्किल होता है आपको करना। ज़माना मुख्तलिफ है मेरा ख्याल, अब शायद बात का ज़्यादा ज़माना है। तो वो मैं हम्बलनेस की आपकी बात करी थी, तो ये आपकी हम्बलनेस ही है कि आप अपनी तारीफ नहीं सुनना अंदर भी हो ना हम्बल। ये असल कहानी है। अंदर जाने का दावा हम में से किसी ने नहीं किया। असीर अहमद खान साहब हैं, शफाक साहब के छोटे बेटे, तो कहते हैं अल्लाह करे अंदर भी हो ना तेरी जड़ी नजर आती, तो वो भी है। हाँ, लेकिन साथ साथ ही गिरता है बंदा, उठता है फिर गिरता है, इसी तरह। आप गाते भी हैं? खुदा का खौफ, मैंने सुना है आपको गाते हुए। क्या आपने मुझे सुना गाते हुए, और कहाँ ये जगह थी? अब आप गा के सुनाए, फिर हम देख लेंगे कि मेरा दावा सही है या नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने कुछ तो गुनगुना के सुना दें। आपने इमरान अशरफ के साथ गुनगुनाया उनके शो पर। गोरे रंग का ज़माना ही सुनाया होगा मेरा। नहीं, कौन सा था वो? बहुत एक खूबसूरत से दो। नहीं, वो तो नज़्म थी, वो शायद मेरी वही थी ना।
मुझे तो लगता है आप अच्छा गुनगुनाएंगे। मैं मैंने आपको जो इस पे सुना ना एक बात बताता हूँ। उस्ताद अमानत अली ख़ान और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान रेडियो गए और उनकी एक रिकॉर्डिंग थी जो 7 बजे उन्हें लाइव जाना था रेडियो पाकिस्तान लाहौर में। तो वो जब अंदर गए तो वहाँ कोई साहब सितार बजा रहे थे और बहुत बेसुरा बजा रहे थे। तो पहले वो कुछ देर सुना अमानत अली ख़ान साहब ने, तो वो बाहर आ गए। फिर फ़तेह अली ख़ान साहब भी उनके पीछे बाहर आ गए। तो उन्होंने कहा अमानत अली ये की बजा रहे हैं? कह लेंगे 7 बजा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि वो मेरा गाना जो है वो कुछ ऐसा ही होगा। मतलब इससे ज़्यादा क्या होगा। चलें ठीक है, हम आपको उस पर नहीं पुश करते। हाँ लेकिन चलिए फारूक भाई को ना एक आई थिंक डेडिकेट करना चाहिए। वो हम बहुत गाते हैं गाने साथ में, वो तो बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो वो अच्छा है ना, वो दिलीप साहब को भी याद करें तो वो कहते हैं वो क्या है कुछ, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, ये नज़ारे मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ये सांस टूटता ना बस, ये है फिर। नॉट बैड। तो तो सुहाना आप सफ़र। फारूक रिंद के साथ आप लोग गुनगुना रहे होते हैं सेट पे? फारूक भाई एक वो हैं इंसाइक्लोपीडिया, रफ़ी साहब के आशिक हैं, पूरी उनको फिल्म्स और सारा, और मोहब्बती बंदे हैं। वो हैं मौलाई सही मानों में। फारूक रिंद जो है ना वो मौलाई हैं, और सुर से प्यार, सच से मेरे ख्याल जितने भी लोग मुंसलिक होते हैं वो मेरे ख्याल सब चीज़ों का ख्याल करते हैं। उनके काम में भी फिर नज़र आता है, उनके रहन सहन में नज़र आता है, वो सच झलकता है बल्कि फूटता है मुझे लगता है उनकी शख्सियत। अगर थोड़ा सा मैं पीछे से स्टार्ट करूं आपके सफ़र को, ब्लेज ऑन पे आप जॉब कर रहे थे। ब्लेज ऑन में नौकरी की मैंने जी, लेकिन साथ साथ आप टीवी पे भी काम कर रहे थे। टीवी पे काम भी शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और एक टाइम आया था जब आप इस्लामाबाद और लाहौर दोनों टेलीविज़न सेंटर्स पे शूट कर रहे थे, और डेवू पे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। हाँ डेवू तो मेरे लिए बनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। या वो अकॉर्डिंग टू यू 10 बजे का डेवू का सुबह 10 बजे चलती थी वो वहाँ से आप हाँ वो 3.5 घंटे की थी, रुकती नहीं थी रास्ते में। नहीं थी, हाँ, ताकि आप टाइम से पहुँचे। बिजनेस वो कहलाती थी उन्हीं के लिए। तो वो फिर वो ये रहा, मैंने 3 दिन भी ऐसा किया कि मैंने, क्योंकि उन दिनों में जवाद बशीर का वो जो रॉन्ग नंबर्स बन रहा था डॉक्टर यूनुस भट्ट का लिखा हुआ, तो वो मैं दिन में शूट करता था, रात में डेवू पे बैठता था, सुबह इस्लामाबाद पहुंचता था, मॉर्निंग ट्रांसमिशन करता था, वहाँ से डेवू में भागता था, फिर लाहौर पहुंचता था, फिर शूट करता था, फिर वो वहाँ पहुंचता था। और ये 3 दिन थे और बाकी 4 दिन आप ब्लेज ऑन पे काम करते थे, राइट? अजीब अच्छा आते। मैंने 3 दिन की छुट्टी उनसे वो ले ली हुई थी, विच वॉज लाइक मंडे भी उन्होंने मुझे ऑफ दे दिया था, पैसे हमने थोड़े कम कर लिए थे, तो वो हो गया था मेरा सैटरडे संडे और मंडे ऑफ होता था। मुझे जब मैं सुन रही थी मुझे इतनी आई वाज क्यूरियस, क्या चीज़ थी कि इतना ज़्यादा, और कितने अर्से करते रहे आप ये मॉर्निंग ट्रांसमिशन? मतलब ये पूरा जो आपका ये सब था, ये आना जाना, वो 2 साल? हाँ ये 2-3 महीने टाइप से तो कुछ रहा, मतलब ये वाला। लेकिन वो फिर रॉन्ग नंबर्स 9th एपिसोड पे बंद हो गया था, तो फिर वो फिर ब्लेज ऑन भी बंद हो गई थी, फिर वो टेक ओवर भी हो गया था 12 अक्टूबर का भी, और तो फिर उसके बाद ही फिर फंगामा शुरू हुआ। लेकिन वो जो सफ़र था और ये जो आप कर रहे थे, क्या मोटिवेशन थी कि आप सुबह यहाँ इतना अपने आप को आपने पुश किया, और आप कोई, मुझे रिग्रेट नहीं आपकी आवाज़ में सुनाई दिया, मुझे लगा आप खुश थे वो करते वक्त उस वक्त। आई थिंक मोर देन हैप्पी, खुश से ज़्यादा ही होते हैं आप। लेकिन मैं इस पे बहुत अच्छी तरह कोशिश ये करता हूँ कि जो काम आप करें वो खुश हो तो करें, बिल्कुल, और अगर नहीं खुश तो ना करें, और अगर कर भी लिया तो फिर हम उस पर कायम भी रहें। मतलब कायम से उतना तो मैं कायम नहीं हूँ, लेकिन वो करने के बाद वो कहना कि ये हुआ, ये कोई कहानी नहीं है मेरा ख्याल। आपको कोई किसी चीज़ को दिल चाहता है वो आप करें और उसको ओन करें। ये ओन करने के बाद जो कीड़े निकालना है ना, वो मुझे मेरी समझ में नहीं आती बात। लेकिन मोटिवेशन क्या थी कि आपको मुझे फर्क लगता ही नहीं पड़ता था, पूरी रात ट्रैवल करके पहुंचते थे और इतना फ्रेश होके आप शो करें, फिर दोबारा बैठ रहे हो और जा रहे हैं। हाँ, मैं मेरा ख्याल है कि मैं मेरे पास सिर्फ वक्त ही था, वही मैं इन्वेस्ट कर सकता था,
और टेलीविज़न को आई वाज जस्ट ट्राइंग इट आउट के करके दे। मुझे बहुत ये टीवी की दुनिया बहुत पसंद थी, बहुत फैंटेसी। मैं टीवी 20 जब वो देखा था मैंने, तो मेरा दिल चाहता था ये जगह हो, यहाँ मैं बैठूँ, इधर भी हो, और ऐसा मुझे बड़ा कीन वॉचर भी रहा। तो वो एक्सपीरियंस कर रहा था, और शायद आप खुद को भी खोज रहे होते हैं। लेकिन उस सारे के अंदर में कहीं ना वो वाइबल नज़र आ रहा था, ना वो फिजिबल था कि ये कभी करियर हो सकता है। अच्छा। ये उस वक्त करियर का कोई नहीं था। आई वाज जस्ट ट्राइंग इट आउट कि करके देखते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसको क्लियर नहीं था कि यार मैं क्योंकि तब तो वैसे भी आप एंकरिंग कर रहे थे। जी वही, वो मैंने आई स्टार्टेड इन 98 ना, तो फिर ये जबकि बात आप कर रही हैं, ये 99 फरवरी में ही मैंने मॉर्निंग शो किया, और उससे पहले मैं पंजाबी शो करता था पीटीवी लाहौर पे, जो 98 में शुरू हुआ। तो फिर ये आया, और उसी में फिर 3/3 के 1-2 एपिसोड, और फिर ये रॉन्ग नंबर शुरू हुआ। तो ये फिर सारी आ गई चीज़ें। तो एंकरिंग और एक्टिंग को कभी भी आपने एज अ करियर नहीं सोचा था? मैंने एंकरिंग और एक्टिंग को कभी भी एज अ करियर नहीं सोचा था। ओके, तो फिर किस पॉइंट पे आपने डिसाइड किया कि अच्छा नहीं, अब इसको मुझे लेके चलना है, यही मेरा फोकस होगा? अब मुझे याद है, मेरे ब्रदर इन लॉ, वो मेरे मोहसिन भी हैं, मेरे बड़े भी हैं, मैं पापा बुलाता हूँ उनको, शहजाद अफजल साहब। तो जब मैंने टेलीविज़न शुरू किया और वो पता लगा कि उसका जो चेक है एक प्रोग्राम का वो 375 रुपये है, तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या तुम कर रहे हो? उस ज़माने में 375? हाँ, 375 रुपीज़। ज़्यादा तो नहीं थे उस ज़माने? नहीं, कम ही थे वो भी, बहुत कम हाँ, थे। 375 थे, और वो बी कैटेगरी होती थी गालिबन उस वक्त, या पता नहीं सी थी शायद जब व्हेन आई स्टार्टेड। तो उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था ब्लेज़ॉन में। तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या कर रहे हो तुम? तो मैंने कहा मैं टाइम इन्वेस्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट। वो जब प्रोग्राम चल गया और उसके 2-3 महीने हुए और एक बाकायदा वक्त आ गया, इट वाज 2000 आई गेस, 99-2000, बल्कि 99 एंड। सो आई स्टार्टेड कि आई हैव इनफ ऑफ टीवी कर लिया, तो बस अब करते हैं काम, रोजगार वगैरह जो भी। तो उसको कोई 3-4 महीने हो गए थे, तो वो पापा ने मुझे कहा कि, मैंने कहा जी मैं बस हो गया, छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम क्यों छोड़ रहे? अच्छा। तो मैंने कहा आप तो मुझे मना करने वालों में से थे। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो अब तो टेक ऑफ टाइम है, लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा इनको क्या हो गया? और फिर असगर नदीम सैयद साहब फॉर दैट मैटर, जिन्होंने मुझे बाकायदा कन्विंस किया, और उन्होंने कहा कि नहीं तुम किसी सूरत नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि उन्होंने मुझे फिर कहा कि गिनो मेरे साथ के कितने एंकर्स हैं पाकिस्तान में। हमने गिनने शुरू किए, फिर उन्होंने कहा किस किस की क्या क्या उम्र है, इस उम्र से ज़्यादा कौन है, इतने। तो वो कोई 2-3 लोग बचे। तो उन्होंने कहा जिसमें इतनी गुंजाइश है वो तुम क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने कहा दिस इज़ मेकिंग सेंस। तो वो उस वक्त CNN और लैरी किंग लाइव वगैरह वो था, तो मैंने कहा भाई एक लैरी किंग भी तो है, वो भी तो कोई ज़िंदगी गुजारता है, वो भी यही करता है काम। तो फिर सोचा कि हाँ ये किया जाए, और फिर आई गॉट एंगेज्ड। और बल्कि मज़े की बात है कि कॉलेज जीन्स जब आया, तो कॉलेज जीन्स की जिस दिन पहली शूट थी, मेरी मंगनी थी शाम को। ओके। हाँ, और इब्रा का फ़ोन आया, इब्राहिम का, और वो नीनी उसने कहा यार वो 5000 रुपये हैं और वो कुछ है नहीं, तो बस तू आ जा। और मैं समझा वो नौटंकी करते थे, जवाद बशीर, एहसन रहीम, ये सारे। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं नौटंकी करूँ। मैं समझा कोई थिएटर का, कहला वो कैमरे का। मैंने कहा कैमरा कहाँ से? उसने कहा यार वो सीन है ना, मैडम समीना ने एक दिया हुआ दिन, वो सारा 5000 रुपये हैं। तो मैंने कहा मेरी शाम में मंगनी, आ जा बस दोपहर में किसी तरह। तो हमने वो एक सीन किया, चले गए आप? हाँ। और वो मैंने नहीं होना था, वो नसीम विकी साहब ने गालिबन करना था, उनकी कोई वो हुआ, तो मुझे उन्होंने वो बस, तो वो हुआ। और उससे पहले वो गर्दिश दौरा जो टेलीफिल्म में कर ली थी इसी मॉर्निंग शो के बाद में। तो 2000 में आई गॉट एंगेज्ड, और उस वक्त पे टाइम ये था कि भाई अब क्या करना है, क्योंकि अब सीरियसनेस, हाँ मतलब अब वो था कि बीवी, टीवी और नौकरी। तो फिर मैंने अपनी शादी से 15 रोज पहले नौकरी छोड़ी, और मैंने कहा कि इनमें से कोई 2 चीज़ें चल सकती हैं, तीनों नहीं चल सकती। सो वो मैंने अपनी जो मंगेतर उस वक्त थी उससे मशवरा भी किया, वो सारा, वो एक कोई कंसल्टेंसी थी वो किया। तो फिर उसके बाद से फिर नौकरी नहीं की ताहाल। हाँ, या ब्लेज़ॉन से शिफ्ट कर गए? नहीं, मैं मैनहट्टन लियो बर्नेट मेरी आखिरी थी कंपनी, मैनहट्टन आखिरी थी। तो मैनहट्टन छोड़ा, तो वो सब वो कहीं कहते थे कि हाँ नहीं इधर है तुम्हारा जहाँ ये। तो फिर मैंने शादी से 15 रोज पहले छोड़ी नौकरी, और फिर अब तक छोड़ी ही हुई है। लेकिन एंकरिंग से एक्टिंग की तरफ कैसे आया? Who gave you the opportunity? कि नहीं यार, ये मुझे पता है कि एक्टिंग का आपके अंदर था, राइटिंग का भी था। मुझे वो किस्सा भी याद है कि जहाँ वो आपने
दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, आपने जल्दी से लिखा और 3 दोस्तों ने आपके साथ मिलके वो आप लोगों ने अपना एक कैंप फायर वगैरह जो था, हाँ वो भी मुझे मालूम, लेकिन वो तो बहुत शुरू की बात थी, उसके बाद आपने कॉलेज की एंकरिंग करी और वो बहुत अरसे आप एंकर एज एन एंकर मैंने पर्सन चूंकि रहे। एंकरिंग का तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो मैं कभी करूँगा, एक्टर के तौर पे ही आया मैं। और लेकिन वो है ना वो मैन पोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला चक्कर है कि वो क्या है। तो हाँ ये मैं कभी कहता भी हूँ, कुछ एंकर्स मैंने ऐसे देखे थे कि मैं कहता था कि इनसे बेहतर तो मैं भी कर लूँगा, ये ऐसे शुगल में थी बात, मगर ये नहीं था कि वो कभी हो ही जाएगा। तो मेरा अभी भी ये ख्याल है और आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट कि एक अच्छा एक्टर जो है वो एक अच्छा एंकर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा एंकर या कॉम्पेयर अच्छा एक्टर भी हो। बिल्कुल सही कह और फिर टाइम ने इसको साबित भी किया। हम पहले हम कहते थे, फिर अब लोगों ने देख भी लिया, वो भी एक हो गया। तो फिर कभी दिल नहीं चाहता दोबारा एंकरिंग की तरफ जाने का? नहीं बहुत की, अभी भी दिल है, अभी भी कहते हैं सारे, लेकिन अब तो फर्स्ट आप इतने सारे सब फर्स्ट लव इज एक्टिंग। फर्स्ट लव तो कुछ ज्यादा और चीज होती है मेरे ख्याल की, पता नहीं इसको क्या इसमें कोई लाएंगे लव में या नहीं, लेकिन प्रायोरिटी उसकी है। अब नहीं, दोनों ही असल में आप इसको देखें ना कि कॉम्पेयरिंग जो है या एंकरिंग जो है वो उसने मुझे कबूल कर लिया शायद, मुझे लगता है, जो मैंने सोचा भी नहीं था। और एक्टर में बनना चाहता था और वो शायद उसका वक्त नहीं था या जैसे भी था। बस मुझे ये है कि जो आप करें उसको ओन करें और उसको लेके चले। मतलब आप सोचे ना कि एक हादसा, जैसे आप कह रही थी मैं क्या कर रहा था, तो मैंने तो कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे डेब्यू पे पीटीवी अवार्ड मिल जाएगा, या मैं फिर कभी, मतलब क़यामत की निशानी है ये ना कि आप 4 बार नॉमिनेट हों और एक बार आप मोइन साहब के सामने भी नॉमिनेट हो जाए, तो बंदा तो मार ले अपने आप को। तो वो ये भी बेनियाजी, वो मेरे ख्याल चूँकि सबकी रिप्रेजेंटेशन होती है तो वो सेंटर से भेज देते होंगे मोहब्बत में, तो वो ये कभी नहीं सोचा था। सजाद भाई की बड़ी अच्छी बात है, सजाद अली, तो वो ये कहते हैं कि किसी वो गुफ्तगू में ही कह रहे थे कि मेरे से बहुत अच्छे प्लान अल्लाह ने मेरे लिए बनाए। मैं एक रोज़ बैठा राबिया सोच रहा था कि अगर जो मेरे प्लान चलते रहते जिस पेस से मैं सोच रहा था, तो मैं मेरे ख्याल कोई 15 साल पीछे होता अभी इस वक्त। वो शुक्र है वो नहीं हुए जैसे मैंने सोचा। वो ही हैड अ ग्रेट प्लान, गॉड हैड अ ग्रेट। लेकिन वो तो अब आप इस स्टेज पे सोचते हैं ना, जब आप पीछे देखते हैं। बड़ी जल्दी सोच लिया था मैंने ये वैसे। लेकिन जब चीज़ें हो रही होती हैं, जब गुजर रहे होते हैं, अगर मैं एज अ पर्सन बात करूं, तो जब अभी भी मैं भी पीछे मुड़ के देखती हूँ, कहती हूँ हाँ ऐसा हुआ क्योंकि अल्लाह ने बेहतर ही सोचा था। उस वक्त मुझे मुश्किल लगा बट ये बेहतरी के लिए था। लेकिन जब आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं उस वक्त तो आपको ये समझ नहीं आती है, राइट? उस वक्त तो आप बहुत मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। ये तो बाद में आप सोचते हैं कि ओ अच्छा ही हुआ हमारा प्लान ही हुआ क्योंकि अल्लाह हैड अ बेटर प्लान फॉर अस। आप पे ऐसा टाइम आया था? बिकॉज आई हैव सीन योर स्ट्रगल, आई हैव हर्ड, जितना मैंने सुना है तो एक पीरियड ऑफ टाइम भी था जब आपने मुश्किल का गुजारा है। तो बीच में कहीं आया कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, आई शुड गिव अप ऑल ऑफ दिस एंड मे बी गो फॉर अ कंफर्टेबल जॉब, मैं क्यों इसके पीछे भाग रहा हूँ? इस सेंटर में जा रहे हैं कि मुझे यहाँ मॉर्निंग की ट्रांसमिशन करनी है, फिर सुबह से शाम डेबू पे जा रहे हैं, you know. मुझे लगता है मैंने ज़िंदगी जैसे जैसे आती गई मैं उसको वैसे वैसे ही लेके जाता रहा। मैं बहुत अच्छा प्लानर नहीं हूँ, समझ भी नहीं मुझे आती। ख्वाब नहीं थे कोई भी आपके? ख्वाब नहीं था तो, कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, ख्वाब तो था कि वो इमरान खान का पेप्सी क्लिनिक ज्वाइन करना है। सो आई वेंट थ्रू अ सर्जरी, आई हैव नेल्स इन माय लेग्स, वो आ गई बीच में, अब वो भी रह गया। राशिद मिनहास का देखा था निशाने हैदर, तो कहा कि पायलट भी बनेंगे। फिर डॉक्टर का बड़ा शौक था, तो बाजी अल्लाह बख्शे कहने लगे 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा रोज़ाना। तो मैंने कहा अगर किस दिन 7.5 घंटे हो गए तो फिर क्या होगा? तो मैंने कहा नहीं भाई ये भी नहीं कर सकते ये भी नहीं। तो बस वो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे आती गई, जैसे कुछ मुझे लगता है रोज़ की नहीं ज़िंदगी गुजारते लोग, तो मेरा ख्याल मैं शायद रोज़ की ज़िंदगी गुजारता हूँ। ओके, और गुजारते थे हमेशा से? हाँ मेरा ख्याल ऐसा ही है, ऐसे ही। आई रिमेंबर मैं जब छोटा था, हमारे घर को एक फार्मिस्ट आया वो हैट वैट पहन के, तो उस वक्त में आपकी छोटी छोटी होती है ना खुशियाँ, जैसे आइसक्रीम खानी और ये वो, तो उन्होंने पता नहीं हाथ वाथ देखा, तो उन्होंने कहा बस ये इसका काम जो है ना वो चलता रहेगा, ये वो होता रहेगा। तो मैं सोचा काम क्या चलता रहेगा, मतलब आइसक्रीम मिल जाए करेगी, ये हो जाएगा, यही जेहन में आया। तो वो मैं कभी सोचता हूँ वो ऐसा ही है, अल्लाह काम कोई चला ही देता है। अच्छा कोई ज़िम्मेदार आदमी मैं नहीं हूँ मेरा ख्याल। मेरा ये भी ख्याल है कि मेरे साथ रहने वाले भी मुश्किल ही में रहते होंगे वैसे। हाँ आई मीन स्यापा ही है
मतलब वो क्या वो गालिब की वो लाइन है ना शायद कि हम जिस पे मरते हैं उसको मार के रहते हैं कुछ, आई डोंट नो। फिर भी तो जब आप काम कर रहे थे तब एक टाइम पे आपने थोड़ा वो वेटरिंग भी करना शुरू की कुछ वो दिन मैंने के लिए। उसी वक्त मेरी वो कहाँ से? अब अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि व्हाई अ वेटर, और फिर सॉल्ट एंड पेपर पे भी, फिर एक और जगह पे भी, व्हाई दैट पर्टिकुलर जॉब? कुछ और भी तो आप कर सकते वो थे। मैं उसके रीज़न पीछे बताता हूँ motivation क्या थी? उसका रीज़न ये है कि अभी कल हम बल्कि भट्टी साहब के साथ कहीं बैठे थे, बात हो रही थी, मुझे ये एक्सपीरियंस मैं करना चाहता था कि अगर मैं सर्व कर रहा हूँ एज अ वेटर और मेरे साथ कोई अनरीजनेबल हो रहा है और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये प्लेट इसके सर पे मार दूँ और वो फिर भी मैं नहीं मार सकता, तो वो क्या एक्सपीरियंस होता होगा। आप क्यों एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? क्यों? उसकी वजह ये कि मैं ज़रा लोगों को देखता था कि हम बगैर किसी वजह के शाउट करने लगते हैं। ओके। और वो अच्छी बात नहीं है। और वो आपको लगता है कि चूंकि जैसे आपने, मैं माजरत के साथ ही, हम एयरलाइंस पे और एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, जब एक टिकट लेते हैं तो हमें तो लगता है हमने एयरलाइन भी ख़रीद लिया और बंदा भी ख़रीद लिया। इतना मिसबिहेव ख़वातीन से भी करने लगते हैं, बंदों से भी, क्या किया ये सब, एक अजीब होंगे मसाइल, लेकिन ये सब दुबई में नहीं करते आप। वहाँ से इधर उधर निकलते हैं, वहाँ नहीं करते। वहाँ करो ना ज़रा, मज़ा है। जो आप पुलिस के साथ करते ज़रा न्यूयॉर्क में किसी के साथ करो फ्रैंकनेस, वो बोनट पे सर रख के पीछे फिल्मी अंदाज में हथकड़ियाँ लगाएगा, यही होगा। तो ये पता नहीं क्यों, तो वो मेरा दिल चाहता था। वो मतलब बुरी बात है, मेरा ख्याल है कि वो जब आप किसी मजबूरी या जब आपको ज़रूरत होती है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें फॉरगो करते हैं। तो मैं वो एक्सपीरियंस करना चाहता था। और मैं कल ही आपको कह रहा था कि उसमें बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। जब आपको कोई ऐसे देखता है ना, जैसे हमारा वो मैंने रिसेप्शन पे वो मेरे असल में मकसद ये था कि सुनते ये थे कि भाई लोग बाहर जाके बहुत सारी नौकरियां करते हैं, एक से ज़्यादा करते हैं और सारा। तो मैंने कहा यार मैं 6 बजे फारिग हो जाता हूँ, MM आलम रोड साथ ही है, तो मैं ये ऐसे करके देखूं। आपने कहा मैं वही चीज़ तो वो टाई जेब में रख ली और टाई लगा दी, और वो सॉल्ट एंड पेपर का वो जो बाहर का है वो रहट जो घूमता है उसको ऑन करना होता था लाइट जला के, तो आप 6 बजे खड़े हो जाते थे। तो वो फिर ऐसा भी मैंने एक्सपीरियंस किया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कि मुझे याद है मैं एक दिन खड़ा हुआ तो मेरा एक कोई जूनियर गवर्नमेंट कॉलेज का, वो ना दरवाजे से एंटर हुआ और शायद उसके साथ उसकी कोई बीवी या मंगेतर या जो भी हो, तो उसने ना एंटर होते मुझे देखा और वो हैरत में गया और एक शदीद रहम में भी चला गया वो तकरीबन। सिंपैथी आई उसने नज़र के अंदर ही कहा कि अच्छा ये वो है जो इतनी बातें करता था, तो इधर आके टूटा। अब मैं नॉर्मली उसको वैसे ही ले रहा, तो बस उसने ना बहुत ही रहम खाया मेरे ऊपर और वो अंदर चला गया। मैंने उसकी टेबल वेबल सब वो आ गया वापस, तो वापस आके ना उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो कहने लगा वो जॉन मेरा जानने वाला है मैनेजर, तो कोई काम वाम हो तो बताना। तो मैंने ऐसे देखा उसे और मैं हंस, मैंने कहा जी सर मैं आपको ज़रूर बताऊँ। तो उसको हम वो था छोटा, तो मैंने कहा कि ये हमारी परसेप्शन होती है, हम इस तरह लोगों से हिसाब लेने लगते हैं। और कितनी अजीब बात है कि जो लोग सफाई पे मामूर हैं उनको हम कहते हैं गंद और कूड़ा करकट उठाने वाला, और हम जो मचाने वाले हैं हम हो गए साफ। तो ये कोई अजीब सी कहानी है। काम और डिग्निटी ऑफ वर्क, जैसे वो मुझे याद है फर्स्ट ईयर में शायद हमारा होता था वो, जिसमें हेनरी किसिंजर के बेटे का भी जिक्र है, वो भी अब चले गए, और वो सबका, और फिर हमारे दीन में कितनी उसकी अहमियत है कि काम की क्या। तो आई डोंट नो हम कहाँ हैं, हमारी तो अजीब अजीब सी नवाबी है। मुझे लगता है जैसे अब ये जब आए मल्टीनेशनल्स और ये वो, तो फिर कोई डिग्निटी बढ़ी, तो ये तो हमारा था। तो मुझे लगता है कि इससे आपको बड़े होना चाहिए। ये इस तरह तयन करना, और फिर ये वही लफ्ज़ हमने कॉइन किए, कमी, कमीन, और ये छोटा काम करने वाला, और फिर मौलवी को भी उस कैटेगरी में अंग्रेज़ ने उसमें भी लिख दिया। आप कभी वो गैजेट देखें तो उसमें ये तक भी है। तो ये वो चीज़ें जो आज भी हमारे रुकावट हैं हमारे आगे बढ़ने में। सोचो ना, बाहर आप सब काम कर लेते हैं, यहाँ खाला क्या कहेगी, फुप्पी क्या कहेगी, रिश्ता नहीं होना वो कहेंगे, छुप के काम कर रहे हैं, वहाँ कैब चला रहे हैं ठीक है, वहाँ टॉयलेट साफ़ कर रहे हैं ठीक है। लाहौर में, कराची में जो कर रहे हैं वो बहुत बड़े और भले लोग हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो काम कर रहे हैं, कोई इल गॉटन मनी नहीं है, वो कोई किसी से फ़ोन नहीं छीन रहे, वो ये नहीं कर रहे। तो बहुत इज्जत और रिगार्ड करना चाहिए। ये हम जब मुकम्मल तौर पे करने लगेंगे, हम बहुत कमाल के नेशन और मुल्क बनेंगे मुझे लगता है। तो आपने बहुत थोड़े अरसे के लिए वो काम किया था, लेकिन हाँ वो मैंने किया, तो उस वक्त ये भी पता लगा कि वो तो बहुत ही अंडरपेड होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कहा इतने दिन आप करेंगे, 7 रोज़ बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, तो वो उससे ज़्यादा मैंने कहा ये तो वो नहीं है।
लेकिन उसने सारे एक्सपीरियंस ने आपको हम्बल किया है बहुत ज़्यादा क्या लगता है आपको? अगर आप सोचें तो मतलब उसने कोई चीज़ आपके जहन में कहीं आपकी पर्सनालिटी में कुछ चेंज किया उन 15-14 दिन जो आपने किए? मेरा ख्याल है कि सब्र और ज़ब्त जो है, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने शायद ऐसे लोगों को देखा जो बहुत अच्छा सब्र और ज़ब्त करते थे, तो आई यूज्ड टू लुक अप टू देम कि ऐसा होना चाहिए बंदे को, ये ज़ब्त आप कैसे कर लेते हैं। और वही वाली बात कि वो कैसे कर रहा है। यानी एक मिसाल के तौर पे देखो, ऐसे चलो हम इसका डेमो करके देखते हैं। ये प्लेट देखिए तुमने, ये डस्ट देख रहे हो, सही साफ ही नहीं है ये वो, और वो एक बंदा ऐसे करके खड़ा और सुन रहा है, जी सर मैं देख लेता हूँ। उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना काम नहीं वो कर रहा। मुझे याद है हम लोग वहाँ थे इस्लामाबाद में कहीं, तो अक्सी मुफ्ती साहब और वो खाना आया, तो उसके अंदर ना कीड़ा सा था कुछ, तो मैंने कहा ये देखेंगे इसमें वो है। तो अक्सी मुफ्ती साहब मुस्कुराने लगे, कहने लगे हम एक बार शफाक साहब के साथ गए थे, तो ऐसे ही कोई निकला, तो उन्होंने कहा खा लै प्रोटीन ही होती है, उन्होंने शर्मिंदा नहीं करना। तो ये जब मकसद आपका एक हक का होता है ना, तो वो जब आप उसकी लाइन क्रॉस कर लेते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक है। अब ये जो कैमरा है, कैमरामैन है, प्रोडक्शन क्रू है, लाइटिंग है, आप दिख रहे हैं वो नहीं दिख रहे, किसने आपको ये हक दे दिया कि आप उन पे शाउट करें या चीखें? और फिर ये मसाइल मुझे लगता है फ़ोन से भी बहुत पैदा हो गए, क्योंकि ना बेचैनी बढ़ गई। यानी अब ये मैं बैठा हूँ, एसी क्यों नहीं चल रहा, ये क्या, ये डस्ट है बहुत, अभी इतने शिकवे चलते ही चले जा रहे हैं। और मैंने एक मशक करके देखी राबे, ये आप भी वैसे ट्राई करिएगा, कल के दिन से अगर कोशिश करो कि मैं सुबह उठने के बाद मैंने कोई शिकायत नहीं करनी, तो देखो कितने मिनट गुजरते हैं, और वो गुजरे तो फिर दोबारा एक ओथ ले लो कि अब नहीं करनी, फिर देखो कितने घंटे गुजरते हैं। तो आप बहुत मुश्किल काम है। हाँ। और अंदाजा आपको ये होगा राबिया कि आपके पास कहने को ही नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि शिकायत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो गई, अबे कहाँ खुश कहाँ होते हो, मतलब कहीं तो पता लगे ना। मतलब वो बचपन भी नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं भूलती, और आपको ना वो जो फॉरगेट एंड फॉरगिव है ना, वो इसके बगैर नहीं ज़िंदगी गुजरती। आपको भूलना है और आगे चलना है, और वो आप जनरलाइज नहीं कर सकते अपना एक्सपीरियंस ज़िंदगी का, कुछ हुआ नहीं अच्छा हुआ तो अब क्या सारे ऐसे नहीं होंगे। आपको फिर बिलीव करना है, फिर यकीन करना है, और फिर चलना है, तो वो अच्छा मुझे लगता है। जब वॉक करके वापस जा रहे होते थे जॉब से, अच्छा से गाड़ी वाला गुजरता था ठीक है, उसमें दिल में जो भी बोला वो मैं आपसे नहीं बोल रही ऊंची आवाज में कहने के लिए, वो सन्नाबाद का गंदा नाला बंद हो गया है, लेकिन बिलीव यू मी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ब्लेजॉन से वापस वॉक करके जाते थे? नहीं, वो ब्लेजर नहीं था, फिर वो क्या था? नहीं, ये वाली जो है, अच्छा ये तो तुम और पीछे चले गए, ये मैंने एक और नौकरी की थी। ठीक है, ब्लेजॉन से वो मैंने की थी, वो 2700 रुपए वाली थी। ये हाँ 2700 वाली अप्रेंटिसशिप थी, विफाक अखबार में थी। हाँ, ठीक है। तो ये वो असल में वारिस रोड पे है, तो वहां से कोई वैन नहीं जाती, तो आपको वारिस रोड से, फिरोजपुर रोड से होके आप वो गंदे नाली वाली सड़क पे जब रात में जाएंगे 1 बजे, तो वो नहीं होगा, और जाहिर बात आपने पैसे भी आपके पास नहीं है या वो आप करेंगे, तो फिर उस वक्त में जब कोई गाड़ी गुजरती थी तो उस वक्त बंदा कहता कि यार ये मैं क्या और वो। लेकिन ज़िंदगी, मैं अपने बेटे से ये कह रहा था, वो फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन पढ़ रहा है NCA में, तो मैं उसे कह रहा था बेटा ये तू गाड़ी को छोड़ और आहिस्ता रखना स्पीड, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मटेरियल मिलेगा तुम्हें, बस में गुजरोगे कैरेक्टर्स मिलेंगे, लोग मिलेंगे, ये तुम्हारा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। ये होगा जिससे फिर तुम छोटे छोटे खिलौने पुतले बनाओगे मिट्टी के इधर उधर, ये वो, यही तुम्हारे कैरेक्टर्स होंगे, यही तुम्हारी कहानियाँ होंगी, वही कहानियाँ सुनोगे भी, वही कहानियाँ देखोगे भी, तो फ़र्क पड़ेगा। और कभी पता नहीं आपने लाहौर में मॉल रोड पे कभी पैदल आप चली हैं उस पर, वो कमाल है, उसका माहौल ही डिफरेंट है। नो मैच तो आप चल रहे हो। एक बार टीपू जो है वो आया हुआ था लाहौर, और जिम खाना में कहीं ठहरा हुआ था, तो मुझे साइकिलिंग का उस ज़माने मैंने साइकिल ली, तो मैं साइकिल पे गया जिम खाना, फिर हम पैदल चलते हुए आए कहीं गोगो मॉल रोड पे, और वो टीपू भी तुम्हें पता है वो मलंगा आदमी है, तो उसने कहा यार तो मैंने कहा भाई अब क्या करेगी, तो है वो था। अब सोचो ना, ये जब आप चल रहे हैं, अब चीज़ें रजिस्टर होंगी ना, आहिस्ता चलेंगे तो चल रही है गाड़ी, तेज़ चल रही है, क्या आपको तो जाने की जल्दी है, कोई लुत्फ ही नहीं है, कोई वो उसमें है ही नहीं मज़ा। लेकिन जब वो ज़रा पड़ी हुई होती है ना, जैसे अभी भी कोई देखने वाला कह सकता है लो जी हुण तुसी गल्लां कर सकते हो,
वो साढ़े को पूछो, वो सब है। लेकिन वैन में, वैगन में, सब जगह मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बहुत करीब मिलती है आपको। लेकिन उस वक्त फीलिंग्स क्या होती थी, कितना होती थी फ्रस्ट्रेशन, या यू वर ओके कि हाँ, बिकॉज उस ज़माने के हिसाब से भी वो पैसे बहुत कम थे और फिर इतनी मेहनत करना, इतना वो करना, तो वो हाउ उसने आपकी पर्सनालिटी को शेप कैसे किया? आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ। एक बेरोज़गार सा बंदा जो है वो चीज़ें ट्राई आउट करके देख रहा था। ये नहीं सोचो ना कि वो जो नौकरी है, मैं रोटियां लेने गया, उन्होंने कागज़ में रोटियां दी। रोटियां जब मैंने घर दी तो कागज़ पे देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि सब एडिटर्स की ज़रूरत है, और वो एक एड्रेस लिखा था। मैंने कहा ये तो पास ही है। वो मैं बगैर अपनी कोई डिग्री विग्री लेके चला गया, तो वो इश्तेहार भी 2 महीने पुराना था जिसमें वो रोटियां थी। तो मैंने कहा कहाँ से आ गए, वो जस्ट हैपेंड। मुझे लगता है ये जो वॉक इन वाली चीज़ है ना, ये बहुत मज़ेदार है। मैं अभी भी ये कहूँगा, जो लोग इस शोबे से भी मुंसलिक हैं या किसी भी शोबे से मुंसलिक, हमेशा खुद पता करें। ये जो बीच के आपको कोई एजेंट टाइप मिलेंगे ना, वो आपको मिसलीड करेंगे। वो आपको नहीं पता, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। नो, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। अगर आप टीवी पे काम करना चाहते हैं, न्यूज़ में करना चाहते हैं, तो भाई ये दफ्तर सब जगह है, जाएं। आपका कॉन्फिडेंस अप्रिशिएट होगा, उसके एचआर का पता करें, सब करें। ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है मेरे ख्याल में। तो मुझे ये लगता है कि वो एडवेंचर और शुगल में मैंने कोई अपनी पढ़ाई कर ली इस बहाने। मतलब वो जो चीज़ें हैं वो आपके काम ही आई। जब अब वो जो कहीं फिल्म मेकिंग का शौक़ था, तो जर्नलिज्म लीड टू एडवर्टाइजिंग, फिर बीच में वो संजय नगर भी आ गया, वो सारा, तो वो सब हो गया। लेकिन वो उसमें ना फिर अम्मा आपकी जो होती है ना, वो उन्होंने आए वे कितने जाता है 1 बजे रात को आता है कि कर रहे हैं वो फला फरूक को कह रहे हैं, वो सारा उनका। तो मैंने कहा मीन सब सारी दुनिया करती है, तो आप इसमें वो कोई नहीं। लेकिन आपको पता है माँ का दिल तो बच्चे को और अब्बा भी देखना चाहते हैं कि बस अच्छा, और वो हमेशा। लेकिन आप एजुकेशन भी आपकी थी माशाल्लाह से, राइट? हाँ, कोई इतनी ऐसी कोई काबिल रिश्क तो नहीं रही वो, और पेरेंट्स भी आपके सही थे, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा कुछ नहीं। तो वाई जॉब कोई उससे बेहतर क्यों नहीं मिल रही थी? आपने कोशिश नहीं की? आप क्या, मैं सॉरी, मुझे ये जो चीज़ें शायद मैंने जितना पढ़ा मुझे ये मिसिंग लग रहा वो हम अपनी ज़िंदगी में जैसे उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो वो एक क्रंच टाइम था हम लोगों का भी, फाइनेंशियली कहें या वो कुछ और हवालों से। लेकिन वो मैं उसका जिक्र इसलिए अब नहीं करता क्योंकि स्केप गोट नहीं ढूंढनी ना, क्योंकि स्केप बड़ा आसान है ये कहना। मुझे संजय लीला बंसाली का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ एक हवाले से कि बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, माँ ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा दारू छोड़ दो, एक दिन कहेंगे दुनिया ही छोड़। इतनी अच्छी अफीम है ये लगाए जाओ अपने आप को, सुनाए जाओ और अपने पे रहम खाए जाओ, बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, ये आपको ना कहीं का नहीं छोड़ती है। जो सेल्फ पिटी है, ये जो ब्लेम करना कि वो हुआ तो ये और ये हुआ तो ऐसे, उसने ये किया तो ये हुआ, भाई आपने क्या किया ये भी तो बताओ। हर जगह दूसरों का ही जिक्र हो रहा है। वो लतीफ़ा होता था ना, वो जज साहब को उसने कहा, जज साहब इसने मुझे पहला, तीसरा, 5वां और 7वां मुक्का मारा, तो उसने कहा ये बीच के मुक्के कौन किसके थे? उसने कहा वो मैंने मारे थे। तो उनका भी तो जिक्र वो एक हो ना, तो वो था। नहीं होता कुछ और होता, या जैसे अब्बा बिजनेस करते थे, मुझे था कि मैं भी बिजनेस करूँगा, और एक उसी तरह। और मैं फिर वो जो सिंगल सन सिंड्रोम वाला वो एक वो भी एक बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ होती। प्रेशर नहीं था मेरे यहाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। और जैसे मैंने अपने अब्बा को अगर किसी चीज़ पे उनका अल्लाह बख्शे चेहरा तमतमाते देखा ना, और बहुत खुश मैंने देखा उनके प्राइड के साथ, तो वो कहते थे कि नबी करीम ने कहा है कि जिसने 2 बेटियों की तरबियत की ना, तो वो ऐसे होगा क़यामत के रोज़ मेरे साथ ऐसे। तो मेरी 5 बच्ची हैं। तो वो इतना प्यार करते थे अपनी बेटियों को, बल्कि इतना प्यार था राबिया कि मैं बचपन में सोचता था कि मैं मेले वेले से कहीं मुझे लेके आए हैं, और वो नहीं है। मतलब मेरी अम्मा ने भी वो उस तरह का नहीं, वो हमेशा कहती थी अल्लाह का माल। वो मुझे तो कभी सोचता था कि मेरे किस्से ही नहीं है, हर आंटी अपने बच्चों के किस्से सुनाती हैं, मेरी अम्मा क्यों नहीं सुनाती? उनको बहुत था कि नज़र ना। और वो बड़ा, मुझे लगता है मेरी अम्मी का बहुत बड़ा मेरे पे सारे एहसानात के अलावा जो है वो ये है कि वो हमेशा कहती थी कि मैंने इसको अल्लाह के सुपुर्द किया। और वो मन्नत वाले बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं वैसे, वो जिनका मांगा हुआ होना, तो वो कोई उनका होता है हिसाब कोई इंटरेस्टिंग। तो मुझे लगता है इट्स नॉट ईजी फॉर अ मदर जिसका एक बेटा हो और वो कहे कि मैंने अल्लाह के। लेकिन मुझे लगता है इससे बड़ी ताकत ही कोई नहीं। अगर आपने खुदा के हाथ में अपना हाथ दे दिया तो कितनी बड़ी ताकत आपकी होगी। कहाँ से उनका जिगरा था वो। अब मैं यहाँ बैठे हुए जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बीवी बच्चे लाहौर में हैं, तो वो अल्लाह के सुपुर्द।
तो वो उसमें उसमें बड़ी पावर आप महसूस करते हैं, मुझे लगता है ऐसा। वैसे तो आपने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं नामालूम आशिक हुसैन हूँ लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि शादी जो हुई वो मोहब्बत की थी, अरेंज मैरिज थी, कैसे हुई, क्या कहानी? अरेंज्ड ही। मेरी मुझसे जो बड़ी बहन है उन्होंने ढूंढा। मेरी नीस जिसके माशाल्लाह 3 बेटे हैं, वो पढ़ रही थी बीकन हाउस में, तो उसकी वो टीचर थी मैथमेटिक्स में, साइमा में जो अहलियाँ, तो उन्होंने कोई, अब वो जो भी हमारे हालात थे मुझे नहीं पता उन्होंने क्या देखा होगा, तो मेरी बहन केम अप विद दिस आइडिया यही, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे मिलना है, मैं देख के वो यही मुनासिब है। तो वो उन्होंने कहीं उनसे बात की होगी, तो मैं चला गया स्कूल में। तो अब वो मैं स्कूल में गया और तो टीवी में करता था, ज़ाहिर बात 1-1.5 साल तो देख भी रहे होंगे कुछ लोग। तो एकदम ना एक वो खातून अंदर आई, तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वो मैं जब गया तो उन्होंने कहा ये देखे ना, ये मैथ्स में तो इतनी दफ़ा उससे कहा है कि सही करे, और मेरा ख्याल था कि वो हमेशा तो बहुत अच्छा पढ़ने वाली है ये वो, तो बस ये आप उसको कहें, और ये वो कह के चली गई। तो मैंने कहा ये तो, और मैं वापस आ गया और वो मैंने कुछ सही देखा, जितना देखा होगा उतना ही, और मतलब कितनी देर लगी होगी उसमें, 1-1.5 मिनट। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम तो कह रही थी बहुत अच्छा, और ये तो वो तो इतनी शिकायतें लगा रही। तो बाद में जब मैं अपनी बीवी से पूछा, उसने कहा आपका क्या मतलब है, वहाँ बेंच लगे उतने लोग बैठ जाते हैं, आधे लोगों को पता था कि आ रहे हैं सारा है, आप किस। तो मैंने कहा यार सीधी, अब मैं बड़े उसमें गया कि भाई कोई बात होगी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, वो कुछ नहीं, तो वो सारा उसने ऐसे ही बोला, क्योंकि वो बाद में उसकी कहानी पता लगी कि भाई उनको भी पता था कि किसी ने आना है, और फिर वो बंदा को टीवी से भी ताल्लुक है, तो वो भी ज़ाहिर बात वो होंगे, तो उसको बहुत ना वो शी वाज एक्टिंग वेरी नॉर्मल कि ये देखे ना, और वो आए कि हाँ कि वो तो ये तो मैं तो रिजल्ट का चेक करने आए, तो वो दैट वाज इट। लेकिन फिर वो फैमिलीज मिली, और फिर हम वो, तो मुझे मिलने के बाद पहला ये ख्याल आया, अब वो शी यूज्ड टू टीच एट दैट टाइम, तो मुझे लगा कि वो बहुत ऑर्गेनाइज है और मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज हूँ, तो मुझे लगा दोनों में से कोई एक, तो ये ठीक है, फिर हम ऐसे कर लेते। तो देन वी वर एंगेज्ड फॉर अ ईयर, और फिर हम 2001 में शादी हमारी हो गई। ओके, दैट्स नाइस। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग की कि वो आएंगे मिलने, तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूंगी नहीं, लेकिन उससे बड़ी उसमें एक और मजे की बात हुई। उसने कहा कि आपको ना मास्टर्स अपना कंप्लीट करना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, तो उसने कहा आप फिर जर्नलिज्म में कर लें, तो वो मैंने एक यूनिवर्सिटी का पता भी किया, वहाँ मैंने कोई एडमिशन सा भी ले लिया। ये मंगनी के फौरन बाद या शादी के बाद? ये मंगनी के वक्त। अच्छा, वो प्रेशर भी होगा कि उन्होंने बोला है तो मुझे करना चाहिए। हाँ, वो मैंने कहा कि अच्छा ही है वो एक हो जाए। लेकिन जब मैं गया वहाँ और 2 दिन मैंने जिनसे पढ़ा, तो मुझे लगा कि इनको तो मुझे पढ़ाना चाहिए, डिग्री मेरी भी करनी चाहिए थी। वो बहुत ही बेसिक से ही था, तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो अब दोबारा ये व्हील वो री इन्वेंट करना वो नहीं है, वो मैंने नहीं किया, कर लेना चाहिए था। जैसे अब मास्टर्स भी जो था वो भी इनकम्प्लीट ही रह गया हुआ था। मैंने मेरी बीवी जो है वो मैथमेटिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स में एमएससी है वो, तो मैंने उससे पूछा कि वो, तो उसने बताया कि मेरी कोई कज़न थी और उसने कहा कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मैंने ये कर लिया बस। तो मुझसे उसने पूछा आपने वो मास्टर्स नहीं किया? मैंने कहा मेरे को ऐसा कज़न नहीं था जिसने दिया। तो मैंने कहा तुमने वो उसके चक्कर में स्टैट्स में एमएससी कर लिया, हादी है। तो बहरहाल वो बस मेरा ख्याल ऐसा ही, मगर ये बड़ा वो एक रहता है कि आपको ना चीज़ें नामुकम्मल नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन आते हैं टाइम मुश्किल के, जैसे आई डिडंट नो दैट कि आप 10 साल तक भी मास्टर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी से, मुझे ये पता ही नहीं था। मैंने कहा वो साल गया, मैंने कहा साल गया तो गया, जैसे वही जेल में होता है। 10 साल तो बड़ा लंबा टाइम है। और फिर वो बस मेरा उस वक्त शायद ये दिल था कि मैं आई शुड कंट्रीब्यूट समथिंग ना, मैं काम करूं बजाय इसके कि वो एक लगे सारा। और लेकिन तो जब आपने उनसे बात की कि मैं अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो ये बड़ा उनका ब्रेव डिसीजन था कि शादी होने वाली और वो कह रही हैं कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, आप नौकरी छोड़ दें एंड फॉलो योर पैशन। भाई देखो ना, मेरी जब मंगनी हुई तो मेरे पास कोई सवारी नहीं थी उस वक्त, और वो फिर तो कहाँ कैसे लेके जाते थे? रिक्शे पे लेके? नहीं, वो मेरा दोस्त, ये गाड़ी बोरो करते थे? हाँ बोरो नहीं, फरूख नहीं, फरूख के पास भी उस वक्त गाड़ी नहीं थी। अच्छा, फरूख के पास भी यासिर आसिफ शफी मेरे कुलीग थे, अब वो दोनों ही, हिना और यासिर अमेरिका में, उनकी बच्चियाँ माशाल्लाह, तो यासिर की गाड़ी ले जाके
तो फिर हमने करना कि अच्छा जी वो हाँ वो आंटी वो कोई दुपट्टा नहीं रंगवाना था टाइप, तो वो ऐसे excuses उसने चले बनाते थे आपको मौका। और अम्मा मुझे एक दिन अम्मी से मैंने कहा अम्मी कितनी कुछ स्वीट, तो मैंने कहा चले वो चलते हैं ना, तो मैंने कहा अच्छा लगता है कोई ये, तो मैंने कहा वो मंगेतर है मैं क्या करूँ, उससे नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। तो वो फिर साल एक अच्छा रहा और हमने बड़े वो कार्ड्स वार्ड्स और वो सब करते रहते थे। और वो तब फिर वी कम अप विद एन इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी, इट वाज कॉल्ड मंथवर्सरी, कि मंगनी की हाँ अगर एनिवर्सरी हो सकती है, तो मैंने कहा एक महाना तो उसके भी हमने कार्ड्स वार्ड्स किए। अब तो आप बड़े रोमांटिक होते थे फिर? रोमांटिक तो हम कोई, मेरा मतलब है वो जो वो आशिक हुसैन वाली बात है वो ये है कि मेरे ब्रदर इन लॉ उन्होंने 6th-7th क्लास में मेरा हाथ देखा, तो मैंने कहा ओए तो बड़ा आशिक हुसैन है, तो मैंने कहा हुए अभी लड़की का नाम ही ना बता दें कि ये वो तो खैर मेरा तो वो जो सारे आशिक हुसैन के डिफरेंट वर्जन थे वो फिर मंगनी के दौरान निकल आए? नहीं वो तो खैर और थे, लेकिन बहुत अच्छा उससे पहले भी कुछ और हो चुके थे? नहीं भाई हमने तो बहुत मोहब्बत जो है वो मुझे क्लास 1-2 से ही हमें जो अच्छा लगता रहा वो। सर फिर आपने लव मैरिज का नहीं सोचा एंड यू वर ओके विद अरेंज मैरिज? मैंने एक जगह में चाहता था मैं शादी में हो जाए, तो वो मैंने अम्मा को बताया अपनी, और उस वक्त मैं चूँकि पढ़ ही रहा था, और तो अम्मा ने बड़ी खुशदिली से सुना। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सबका मोज़ कहानी सुना दी बड़ी अच्छी, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ, तो मैंने कहा बस आप फिर कब जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कहाँ, तो मैंने कहा वो आप रिश्ते के लिए, तो मैंने कहा नहीं तुम क्या करते हो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कुछ कर ही लूँगा मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता ना, मतलब मैं बच्चियों वाली हूँ तो मैं क्या कहूँ, मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगा यार, आप जाएं उसकी कहीं हो जाएगी मंगनी वो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने वो सबक हम उस कहानी सुना दी, जिसका मॉरल ये था कि चाहे मैं जाऊं या ना जाऊं, अगर वो तुम्हारी किस्मत में लिखी है तो वो तुम्हें मिल के रहेगी। उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन पकड़ी। हाँ बट अम्मी इतना कूल और काम रही, मैंने उनको दिखाया भी वो सारा, और वो उसका रिजल्ट यही निकला कि वो उनकी मंगनी हो गई और उनकी शादी भी हो गई, और वो किस्मत में नहीं थी खुश। हाँ जो किस्मत में थी वो मिल गई आपको। हाँ वो मेरा ख्याल ये वो वाला ही है सिलसिला। जब आप देखते हैं अपनी रिलेशनशिप को, माशाल्लाह से काफ़ी अरसे इतने साल हो चुके हैं, क्या 2-3 चीज़ें आपको लगता है जो आपने की एज अ हस्बैंड या एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप दोनों ने की, जिन्होंने आपके इस जर्नी को आसान बना दिया, जो आप शेयर कर सकते हैं आजकल की जनरेशन? मैं देखो ना, मैंने ये पता नहीं कितने शोज़ में ये सुना दिया है मिसरा, लेकिन ये लिखा ही उसके लिए था, तो वो कुछ ऐसे कि जाने वो मेरे साथ कैसे रह लेती है, मैं तो खुद अपने साथ नहीं रहता, तो ये तो उसकी ही मेहरबानी है कि वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजार रही है और बच्चों की माँ है, और वो बल्कि ये बात भी एक राबिया फैक्ट है कि अदर देन बीइंग माय बेटर हाफ और लाइफ पार्टनर या शरीक सफ़र, जितना उसने कमाल का ख्याल मेरी अम्मा मेरे अब्बा का वो रखा है, मैं कहता हूँ कि इस ताल्लुक़ से भी कतई नज़र खुदा न खास्ता इसमें भी कुछ अगर हो जाए तो वो एहसान वहीं का वहीं रहेगा। वो और अल्लाह ने उसको बहुत रिवॉर्ड भी किया उस सब चीज़ों पे, वो बड़ी बड़ी बात है। वो मेरा ख्याल है कि वो उसने ना अर्न किया, शी कमांडेड रिस्पेक्ट, और उसको फिर वो रिवॉर्ड मिल भी रहे हैं अभी में भी, क्योंकि एक पोजीशन, अब ये देखो ना कि अगर एक है वही लड़का, और अगर अम्मी के बाद तो वो उसने जगह वो भी ली, और फिर वो सब चीज़ें निभाए और सब संभाला और वो सब किया, तो वो एक कमाल की बात है, और वो मैं हमेशा ही शायद उसका वो एक रहूँगा इस जहान में भी और आगे जहान में भी। तो मैंने उसका एक ये ऐलान है तो ज़रा अजीब सा, लेकिन मैंने उसको ये कह दिया और फिर कहा बारहा कि मैंने कहा मेरी तरफ से आइंदा होने वाली सब चीज़ों की भी माफ़ी है, मेरी तरफ से वो नहीं होगा कभी भी कि कुछ भी हो, व्हाट कम में। एंड आई थिंक इस सब के बावजूद में भी ये हमने ना बहुत सारे वो बनाए हुए, जैसे बंदों ने लतीफ़े बनाए हुए, वो बीवी और ये वो नहीं है हमारा गुजारा। और ख़ास तौर पे जो हमारा अगर शोबा है या शोबिज़ का, और उसमें वो अगर आपका लाइफ पार्टनर वो आपको वो सेफ गार्ड करने वाला नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी।
ये नहीं पतंग पता नहीं तुमने कभी उड़ाई है कि नहीं, तो वो तो समझो कि ये हमें डमियाँ दी जा रही हैं। वो शी इज़ द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, और वो सारा वो है रिलेशनशिप्स में भी सब चीज़ों का रखना, बच्चों का सबका ख्याल रखना, तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो है मुझे लगता है वो है। और मेरे से ज़्यादा नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशें, बल्कि मैं कभी कभी अपनी बहनों को कहता हूँ कि भाई वो आप मेरी बहनें थी, तो आप लोगों का वोट उधर होता है हमेशा। और वो अम्मी को भी मैं ये कहता था जब हमारे मेरे वो रिश्ते का, तो मैंने कहा आपके बेटा में आने जा रही हैं आप अभी तक उसी मोड में। मतलब उनको ये बहुत था कि ये नहीं मुझे कभी देखना। ये देखो अम्मी कैसी बात, वो कहती थी अल्लाह मैनू उस पौड़ी ते चढ़ाई जितों मैं कुड़ी लैके ही आवां। उनको ये नहीं अच्छा लगता था कि आए और वो देखे, क्योंकि वो कहती थी मैं खुद बेटियों वाली, तो ये उनके लिए था। अल्लाह ने सुनी उनकी, और वो वैसे ही हो गया मेरा ख्याल, जल्दी ही हो गया। तो वो एक है। आपको मुझे लगता है ये एहसास जो है, ख़ास तौर पे बच्चियां जिस घर में हों, बेटियां, वहाँ मुझे लगता है कि आप करीने में रहते हैं, ज़रा तमीज़ में रहते हैं। जैसे कोएड के अंदर में ज़ुबान साफ़ रहती है, आप फाउल लैंग्वेज और वो नहीं रहता, तो वो भी अच्छा। मैं भी पढ़ा 8 तक कोएड में, और वो सारा तो बेहतर रहते हैं। आप ज़रा मुहज़्ज़ब रहते हैं। रोमांटिक हो जाए वो एक अलग कहानी है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि और वो तो ना भी हो तब भी हो सकते हैं। ज़िंदगी मेरा ख्याल है कि ये इसके बगैर तो नहीं है ही। ज़िंदगी मोहब्बत ही है शायद। लेकिन आजकल हम डाइवोर्स रेट्स देखते हैं इतना हाई हो गए हैं, रिलेशनशिप बहुत जल्दी टूट जाती हैं, तो उसको जहन में रखते हुए, क्योंकि माशाल्लाह से आप इतने अरसे से, और आप काफ़ी बिजी भी रहते हैं अपने काम में, हर तरह की दुनिया देखी है, आपको क्या लगता है 2-3 चीज़ें हैं जो आजकल की जनरेशन मिस कर रही है, लड़के लड़कियां मिस कर रहे हैं, या आप उनको, या आपको अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि यार ये 2-3 चीज़ें ज़रूर रिलेशनशिप में होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपका ताल्लुक मजबूत होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है? मुझे लगता है कि लास्ट रिजॉर्ट फर्स्ट रिजॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये मैंने डायलॉग्स भी सुने, मैंने लोगों को कहते भी सुना कि वो जो काम 25 साल बाद होना है वो आज ही क्यों ना हो जाए। फिर क्यों वाई? तो वो कभी अगर गौर करो तो पेशेंस लेवल कम हो रहा है ना, फिर फोकस आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी कम हो रहा है। फ़ोन ने भी कर दिया, चीज़ों ने भी कर दिया, स्विच 1 2 3 4 तू नहीं और से टक 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 टक। फिर बाज़ार बहुत ज़्यादा आ गया हम सबकी ज़िंदगी में, बाज़ार ही बाज़ार है, शॉपिंग मॉल, ये दुकान 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 दुकान, तो चॉइसेस बहुत बढ़ गई ना, वो ये भी है। अनीक अहमद खान साहब, इशफाक साहब के बेटे जो हैं वो पढ़ाते हैं आर्कनसा यूनिवर्सिटी में, वो डीन है वहाँ, साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन और वो सारे। तो वो ऐसे ही पाकिस्तान के बारे में वो जब आए ना, वो कहते थे यार तुम बहुत आला ज़िंदगी गुजारे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितनी ज़बरदस्त है। तो पंजाबी में कहते थे जे हमसाया दी हीर तो ही नज़र होनी है, तो फिर अपनी बुढ़ी कभी अच्छी नहीं लगेगी। मतलब हम यहाँ से अमेरिका और वो सब देखते हैं, वो जाके फिर आंसू भी रोते हैं आप, फिर आपको वो याद भी आता है, फिर वो छोटे छोटे जेस्चर्स जिनका आपने कभी ख्याल नहीं किया होता। यानी कभी सोचो, लोग कहते हैं मिट्टी कितनी अच्छी कराची की, वो लाहौर में वो गर्द कितना है, कूड़ा करकट अच्छा लगता है। तो वो अच्छी बात ये है कि अपना अंधेरा भी अच्छा लगता है, अपने अंधेरे से डर नहीं लगता। तो ये वाली एक है बात। मुझे लगता है कि आपको ना, जैसे हमने कभी एक तय किया था, मैंने अभी बीवी ने, कि हम लड़ कर नहीं सोएंगे, और मैनेज हो गया अनटिल अनलेस वे हम उसको रिजॉल्व ना करें, क्योंकि जब उस पर एक दिन गुजर जाएगा तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। वो उसमें मेरी बहन ये कहती थी मेरी शादी से पहले कि तुम, वो बड़ी खुशकिस्मत होगी तुम्हारी बीवी, क्योंकि तुम तो नाराज़ नहीं रहते ज़्यादा देर, और वो सारा। तो वो मुझे लगता, आग जब लगती है ना राबिया, तो उससे फिर वो जलाती है उस वक्त बुझाना होता है। ये नहीं आप वेट करेंगे कि अब कौन आएगा या कैसे आएगा, आपको कोई भी हो, मेरी गलती तुम्हारी गलती, ये बाद में तय करेंगे। उस वक्त तो उसको आपको करना चाहिए ना। जैसे अब आजकल सोचा होगा तुमने, वो सिलेंडर्स की गर्म सा वो लाएं, कंबल उस पर डाल दें, तो उस वक्त आपको मेन चीज़ है कि उसको एड्रेस करें। बाद में आप उसके देख लें कि क्या हुआ था, तुमने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, किधर से वो एक बैक सीट। तो मेरा ख्याल है कि वो गुजर गई। और बड़े आपकी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ा होना चाहिए। ये आपने इतनी अच्छी बात बोली जो आजकल की जनरेशन नहीं देखती है। और वो बड़ा पता है कैसा हो कि शट अप, चुप कर जाओ, बस बैठ जाओ, बोलोगे नहीं तुम अगले आधा घंटा, खामोश हो जाओ बस, और आप बैठ जाए। आप क्यों क्या वाई वो नहीं करें, आप बैठ जाए,
आपने जब किसी को बड़ा मान लिया फिर आप उसको फॉलो करें। और अब आप ये देखें तो ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी आपकी ज़िंदगी में भी कि जैसे ये अब आपको आजकल शायद अंदाज़ा हो रहा हो कि लोगों की गुफ्तगू से आपको पता लगेगा कि वो कहाँ उठ बैठ रहे हैं। तो वो कोई ऐसा हो, वो किसी को भी मान ले, किसी दरख्त को मान ले, पत्थर को माने किसी को। और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि नमाज के अंदर में जितनी तकबीर है, जितनी बार तकबीर हम करते हैं, वो है ही इस याद दहानी की कि वो सबसे बड़ा है। तो फिर आप क्या हुए? लेकिन कभी सोचो जब झगड़ा होता है तो वो कभी स्ट्रेस देखो उस पर क्या होता है, मुझे कैसे कहा तुमने, मुझे कैसे कहा मैं। फिर ये पॉइंट अमानुल्लाह साहब वो हमेशा से करते थे ना, वो कहते थे वो जो पढ़े लिखे मियाँ बीवी होते हैं ना, वो गाड़ी में वो शौहर गेयर पे ही गुस्सा निकालता रहता है, मुझे क्यों कहा तुमने, मुझे क्यों कहा। लड़ते तो आपको स्क्रीन से, हम भी उन्हीं में से सारी बात वो सारा होने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको गुत्थी सुलझाने का फ़न सिखाएं, क्योंकि ये जो पेशेंस है ना, ये बड़ी ज़रूरी है इन डोरों को, उलझी हुई डोरों को सुलझाने के लिए। क्योंकि आसान है, तोड़ दो, तोड़ना सबसे आसान है, टक टूट गया, इतनी सी बात। जोड़ना है बात मुश्किल होता है। हाँ, देखो ना वो हमेशा कहते थे बड़े कि भाई कैंची और सुई धागे का ही फ़र्क है। तो बुजुर्ग ने कहा कि भाई मुझे तोहफा ही देना था तो कैंची का क्या तोहफा दिया, सुई धागे का दो ताकि ज़ख्म भी सिल जाए और कोई वो भी हो जाए, वरना वो तो काटोगे कट जाएगा। आपका सवाल है, आप ही से पूछ रही हूँ, मोहब्बत करना या महबूब होना कौन सा ज़्यादा मुश्किल है? मैंने ये सवाल सुना एंड मैं अभी तक सोच रही हूँ, मेरे पास शायद जवाब नहीं है, आपके पास जवाब है इसका? बिकॉज मुझे ये सवाल बहुत फैसिनेट है ना, है ये मैं भी शायद इसका जवाब ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन मैं इसको मैं एक और तरह समझाता हूँ, वो शायद ज़्यादा आसान हो। फर्रुख मेरे दोस्त, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड है सही मानों में, बचपन के दोस्त है फर्रुख। हाँ, बचपन से वो, और हमेशा साथ रहे आपके जिंदगी, हम बहुत साथ रहे, हम कॉलेज तक, बल्कि अब भी हमें अभी भी शायद जिंदगी में फ़र्क हमारी हो गई, लेकिन हमें कुछ शायद कहना नहीं, सुनना नहीं पड़ता, क्योंकि हम मुसलसल नाम रहते। तो वो बहुत खैर, जो लोग नहीं जानते उनसे मुतारिफ करा दूं कि इनकी बेस्ट फ्रेंड है, और इनकी गुफ्तगू में बहुत दफ़ा आपको फर्रुख का नाम सुनने को मिलेगा, जैसे अभी मिला। तो अच्छा, तो आप बता रहे थे वो एक रोज़ मैंने उससे सवाल किया, उसका भी खैर एक पस मंज़र था, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ तो मेरा तो दिल चाहता है इसका जवाब असबात में आना चाहिए, हाँ में आना चाहिए। उसने कहा ठीक। तो मैंने कहा अगर कोई मुझसे मोहब्बत का इजहार करे तो फिर मुझे भी हाँ में जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है, वो मुझे बड़ी, हाँ अच्छा, वो बड़ी अच्छी तरह मुझे जानता है, वो हंसा। उसने कहा भाईजान ये वेलफेयर ना करे, ठीक है। और ये लाइन उसकी मुझे आज भी याद है, उसने कहा तुम्हारी मोहब्बत के फूल भी तुम्हारे और कांटे भी तुम्हारे, उसकी मोहब्बत के फूल भी उसके और कांटे भी उसके, उधर ना आप जाएं, आप अपनी बात करें। अब ये वही वाली बात है, क्योंकि एक जगह आप मोहब्बत करने वाले हैं और एक जगह आप महबूब हैं। अब आप थेरी के अंदर में अगर देखना शुरू करेंगे तो अब आपको थेरी से आगे सोचना होगा ना, क्योंकि ये जगह, जैसे आजकल में तुम लोग काफ़ी ये गुफ्तगू कर रहे हो, तो मैंने भी इस पे सोचा, इसको इसी से जोड़ते हैं, लीड, सपोर्ट, मेजर लीड, ये सारा। राबिया आपकी ज़िंदगी है मिसाल के तौर पे, उसकी आप लीड हैं, उसके अंदर में एक मैं भी गुजरा हूं, और कोई इससे करीब करीब भी है। किसी की जिंदगी में आप माइनर हैं, सही बात है, और किसी की जिंदगी में तो आप वो हैं गुजर के गई। ऐसे लीड सिर्फ वो है जो ऊपर है, बाकी ये जो खेल तमाशा है ना, इसमें अगर आप लीड वीड के चक्कर में पड़ेंगे तो वो आप नहीं है। हाँ, सिचुएशन ऐसी होती है, किसी जगह के आप हीरो हैं, किसी कहानी के आप विलन हैं, किसी कहानी के आप दुल्हन के भाई हैं, किसी में आप पता नहीं पला है। दिस इज व्हाट द होल वर्ल्ड इज ऑल अबाउट। ऐसे ही है। और कितने वक्त में हम कैसे कैसे रोल बदलते हैं। जब फूशिया में तुमने आना और लीड, हाँ हेलो मे आई हैव योर अटेंशन, तो यूर लीडिंग, ठीक है। आप कहीं कोऑर्डिनेट करिए, हेलो जी वो मैं कह रहा, तो अब आप कुछ, तो ये ऐसा ही है, और ये हम बदलते रहते हैं। तो ये मुहिब और महबूब होना जो है, ये जब आप ये वाले जूतों में पैर रखें तो फिर मुझे लगता है आपको कुछ और तरह एक्ट करना होता है। मैंने जितना आपका सुना,
मुझे कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह आपकी बातों में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, चाहे वो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप वो कहते हैं, आपको शायद खुद भी नहीं रियलाइजेशन होगी, लेकिन वो हम्बलनेस जो अल्लाह पे ट्रस्ट और बिलीव करने से आती है वो मुझे नज़र आती है। जब आपको इतने आप कॉन्शियस हो अल्लाह की प्रेजेंस के बारे में, जब आपकी गुफ्तगू का हिस्सा हो अल्लाह की ज़ात, और तो आपके एक्शंस पे कैसे इफ़ेक्ट होता है, ज़िंदगी पे कैसे इफ़ेक्ट होता है? असल में असल कहानी तो राबिया ये है कि जब आप तन्हा हो तो फिर आपका क्या ख्याल है, ये तो है ना, तुम्हें कैसा लगेगा, इनको कैसा लगेगा, देखने वालों को क्या, हाय हाय अच्छा बैठो, हाय सही लेकिन मुझे लगता है, चाहे वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप तन्हा होते हैं तब आपकी रियल सेंस इन एवरी वे नज़र आती है या पता चलता है कि आप रियलिटी में क्या है, लेकिन कोई इतनी देर तक एक्ट भी नहीं कर सकता, मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक। कुछ चीज़ें आपने बोली जो शायद आपको खुद भी नहीं एहसास होगा कि वो किस तरीके से एक आपकी ज़ात की एक वो साइड दिखा रहे थे, एंड नॉट टू कि आपको बहुत मैं आपको वो करी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैंने वो चीज़ सीखी आपसे। मैंने वो सुना और मैंने कहा यहाँ ये ज़रूरी है इस तरीके से सोचना। जैसे मिट्टी की बात की थी आपने एक दफ़ा, आपने बात की पानी गुजर रहा था और उसकी बात की कैसे उसमें गंद था दरिया में और सब कुछ, और वो कहीं ना कहीं कनेक्शन अल्लाह से मिला। तो इसलिए मुझे हो रहा था कि इतना जब आप अवेयर हों तो क्या ज़िंदगी में चेंजेस आ जाते हैं, या किस तरीके से आपके एक्शंस इन्फ्लुएंस होते हैं? पहली बात तो ये कि अल्लाह की ज़ात जो है ना वो सत्तारुल अयूब है, ढांपने वाली है, और पता नहीं क्या क्या उसने ढांप रखा हुआ है। मुझे हमारे बाबा मोहम्मद याया ख़ान साहब एक दिन वो जिक्र कर रहे हैं, तो कहीं जिक्र हुआ कि 7 लेयर्स बन जाती है ना आपकी स्किन की, जो है वो कोई डॉक्टर ज़्यादा अच्छा बता सके। और जब आप यानी मैं भी अभी इस वक्त जब बैठा हूँ तो कितने ही अंदर बैक्टीरिया और वो है जो हज़म करने पे लगे हुए। सो अगर ये दिखने लगे आपको तो आप मुझे देखेंगे नहीं, क्योंकि वो इतना करीब मंजर होगा। यानी फॉर इंस्टेंस सोचो कि अगर स्किन निकल जाए और हम वो अंदर देख सकें और वो कीड़े हजम कर रहे हैं और फलाना मकान, तो आप तो वो बहुत बहुत तकलीफ दे होगा वो। तो वो ढांप रखा हुआ है अल्लाह ने, और सब हम सब क्या ज़िंदगी में इसी तरह ही होता है। बहुत आसान होता है ये कि पर्दा उठा देना और देखो मैं इसको ऐसा सबक सिखा के ऐसा करूँगा और ये मैं इसको 2 टके का कर दूँगा और वगैरह वगैरह। इंसान कोशिश करता है, हमने भी ज़िंदगी में सुना होगा, आपने भी गुजरी होंगी आप कि हाँ भाई बड़े आए देख लेंगे यार, तुमने भी बड़ी बात। आपको उन्हीं लोगों पे सबसे ज़्यादा आगे जाके प्यार आता है राबिया। ये जो ताना है ना, ये इतनी बड़ी ताकत है। ये आपका दिल तोड़ता है, पहले दिल शिकस्ता होता है, और वो सरफराज शाह साहब, बिल्कुल मैं आई फुली एग्री, वो दुआ की डेफिनेशन वो कहते हैं कि टूटे हुए दिल की सदा दुआ है। सही बात है। एक रूमी की एक हिकायत है कि एक वो वाइस था, तो उसका वो तिजारत का सामान जा रहा था, वो लूट लिया रास्ते में डाकू ने सारा ही, अल्लाह माफ़ करे, वो सब कुछ लुट गया। वो लुटा तो उसने ना हंसना शुरू कर दिया और शुक्र अदा करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने समझा इसके दिमाग पे कुछ असर हो गया, तो उसने कहा भाई वो लुट गया सामान तुम्हारा? तो उसने कहा नहीं नहीं, वो मेरे राजन जो है ना, वो मेरे मोहसिन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसने कहा ये तो बिल्कुल ही वो गया। तो उन्होंने कहा उनका शुक्रिया, वो तो सामान लूट के रह गया। उसने कहा मैं लुटा तो मुझे अल्लाह का ख्याल आया, इन्होंने तो मुझे खुदा से मिलाया, मैं तो गाफिल ही चल रहा था। तो वो जो जब आप इस गुफ्तगू से पहले कह रही थी आजमाइश और ताकत, अब वो आपको ले के कहाँ जाती है। मिसाल छोटी सी है, जैसे फिल्मों में देखते थे ना, ऐसे वो डायमंड पकड़ता, ये हीरा बहुत कीमती और ये वो। कभी देखो राबिया कितने कट लगे होते हैं हीरे को, हीरे से ज़्यादा कट किसी को नहीं लगे होते। जितने कट लगे होते हैं उतना वो कीमती होता है। ऐसे करके देखते ना वो जो फिल्मों में दिखाते थे, आप ऐसे हाथ पे रखते हैं और वो सारा, तो वो सोचो फिर ये नसीब है, ये वो पैकेज आजमाइश का है, क्योंकि वो आपको शेप अप करता है, आपको डिफाइन करता है कि आप क्या हैं। हाँ ये अब अलग बात है कि उससे ज़्यादा तकलीफ तो किसी ने नहीं गुजारी होगी, लेकिन उससे बड़ी सताइश भी किसी की नहीं होगी कि भाई वो कोहे नूर है एक, वो कोई ले गए और वो सारा। तो ये है मेरा ख्याल, हमारी ज़िंदगियों में मुश्किलें, आजमाइशें जो आती हैं वो हमें शेप अप करती हैं। हम उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये एक
बात है। अलग चीज़ है। आप जैसे आप कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू थिंक, तो इसकी अगर एपेटाइट अंदर जा रही है और उसके असरात होते हैं तो जो सोच है उसके भी असरात आप पे होंगे। जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस सब के भी असरात मुझे लगता है होंगे। तो सारी चीज़ें मिलके वो बनाती हैं आपको। इशफाक अहमद साहब की डेथ ने आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था। बाबा जी मेरी रीडिंग सही है? जी मेरा वो सही है। वो 7 सितंबर 2004 जो है वो क्या चीज़ देखते हैं उसके बाद के नूरुल हसन में, कैसे चेंज हुआ और क्यों इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों हुआ कि वो आपकी गुफ्तगू का हिस्सा है, वो आपके दिल में कहीं है, जो पहले भी थे? उन्होंने मेरी उनसे बहुत थोड़ी बाबा जी से, अब्बा जी की वजह से मुलाकातें ही थी, बहुत ही मुख्तसर। और उन्होंने कभी एक 91 में एक बात कही थी, वो मुझे 91 में समझ नहीं आई। तो वो मुझे समझ आई उनके इंतकाल की खबर के अगले 1.5 मिनट में। तो 14 साल गुजर गए, 13 ईयर्स। तो मेरा तो वो 13 साल का खसारा हुआ। तो वो रिग्रेट है जो आपको नहीं? पता नहीं उसको आप रिग्रेट कहेंगे या क्या कहेंगे। देखो ना, मुझे अगर आप क्या बात थी, सॉरी थोड़ा सा जो आपको जो आपको समझ 1.5 मिनट के बाद आई उनकी डेथ की? नहीं वो चलेगा, अपनी बात करें। नहीं वो नहीं, वो कोई ऐसा नहीं। वो असल में वो कहते थे कि भाई जिसने मिलना होता है ना, वही अम्मी वाली बात, वो शायद कि वो हो जाएगा, पावे मैं ना करा जेड़े तेरा उत्थे जो ब्याह होना है तो हो जाएगा टाइम सब का। वो कहते थे जो जिसने तुम्हें मिलना है ना वो तुम्हें खुद मिलेगा। जिसको शायद डेस्टिनी से भी आप मिला सकते हैं। तो उसके लिए एक एफर्ट एक हद तक होती है, तड़प रहनी चाहिए। और वो मिसाल बड़ी अच्छी देते थे। वो कहते थे यार वो तू देखे वो इश्तेहार बर्तन दा, बर्तन मांजदा जो लिश्क निकल दी है डिटर्जेंट दा। तो मैं सुन रहा हूँ ये बात, हाँ वो जैसे जोगी नहीं उतर आता पहाड़ों से चरखे की कोक सुन के, हाँ वो ऐसे ही वो आएगा, वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम। अब मैं कहूँ यार बातें बड़ी अच्छी हैं, कहाँ से आएगा कोई, आप बताएंगे कोई, पता है ये वो। तो वो उस वक्त, अब फिर जब आप किसी चीज़ की ख्वाहिश करें वो आपको नहीं मिले, फिर आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, फिर आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं, फिर आपको ना आप तावीलें ढूंढनी शुरू कर देते हैं। फिर आप ये कहते हैं कि, और वहाँ वो बड़ा अच्छा काम करता है ये अपने इब्लीस साहब जो है ना, शैतान, तेरे साथ ही ऐसा होता है, तेरी ज़िंदगी तबाह हुई, वो देख उसका ये, वो और ये कहानियाँ आप में और कुक करना शुरू कर देता है। तो वो ज़ाहिरी बात है। फिर वो जब वो इत्तला आई और वो जब मुझे हुआ तो मैं अपने बेटे के कॉट अवैस के वो कुर्ता में रखा था, वो जब तक मैं पहनने गया तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल। तो फिर हम बाबा जी से उनके विसाल के बाद उन्होंने कहा भाई क्या हाल है। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था सिवाय वो जो जिसे तुम वो कहो पछतावा कहोगी या नदामत कहोगी, और वही था। क्योंकि वो जो 4 साल आप उनसे मिले नहीं थे। नहीं वो बात तो उन्होंने 14 साल पहले कही थी। लेकिन थोड़ा सा आप नाराज थे ना? हाँ वो नहीं, मैं कौन तो नाराज होने वाला। अब्बा जी कह रहे थे कि हमने उनकी खबर लेने जाना है क्योंकि उनकी सर्जरी लेकिन कुछ अरसे से आप जा नहीं पा रहे थे हुई थी। और वो मैं हर हफ्ते वो एक दिन तो एक बार कोई पता किया था, उनका नहीं वो मिल रहे, तो मैंने वो मेरी वो थी क्या कहेंगे लापरवाही भी। और तो फिर आपको हिट किया कि वो आपको कर जाना चाहिए था। वो तो शायद ज़्यादा छोटी बात थी जो उन्होंने कहा हुआ था या जो वो लिखते थे या जो वो कह रहे थे, वो नहीं मुझे समझ में आया ना। और मैं असल में उससे लड़ता रहा, मेरा ये ख्याल है, जोर मैं लगाता रहा। मुझे तैरना नहीं आता। तुम्हें आती स्विमिंग? नहीं। वाह मुबारक हो, बस फिर तो ये तो गुड हो गया। तो मैंने किसी से पूछा कैसे तैरना है, तो उन्होंने कहा कि अपनी बॉडी छोड़ दो पानी पे। ऐसे छोड़ दो भाई, छोड़ेंगे तो डूब जाएंगे। तो उन्होंने कहा छोड़ना है पानी पे, तुम छोड़ोगे तो फ्लोट करोगे। तो मैं भी उनमें से हूँ जो पानी पे नहीं छोड़ता, तो मैं वो फिर अंदर जाता हूँ। तो आपको ना लेट गो करना पड़ता है, ट्रस्ट करना पड़ता है उसको। तो बच्चे मेरे अब तैरते हैं, वो उनको स्विमिंग आ गई और मैं रश्क से उनको देखता भी हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि यकीन आपको तो वो नहीं, अल्लाह की ज़ात पे और अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि
मानने के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। ओके। ये माँ जी लिखा करती थी इशफाक साहब के बाबा जी के बाद किसी किताब पे ना, वो लिखती थी मानने के लिए जानना ज़रूरी नहीं, खान साहब की तरफ से। वो अपना नहीं नाम लिखती थी, वो लिखती थी खान साहब की तरफ से। ये बहुत अच्छी डिबेट है, ये जो जुमला है ना, ये अगर आप कभी इस पर गौर करने बैठे हैं तो ये बहुत आपके वो खोलेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि मानने के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। तो वो वही हुआ, मैं मेरा ख्याल अपना जोर लगा रहा था, मैं कह रहा था शायद माय वे कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो यही रिलेशनशिप में भी, आपकी ज़िंदगी के अंदर में भी कमान और तीर में, कमान पीछे तक जाती है तो तीर उतना ही दूर जाता है। हालांकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं, एक में लचक होगी और दूसरा उतना ही सीधा होगा तो निशाने पे पहुंचेगा। दो तीर होंगे तो क्या बनेगा, दो कमान होंगी तो क्या बनेगा? पता नहीं। एक को कमान एक को तीर ही होता होगा, जोड़ी वोड़ी ऐसे ही बनती है ना, मुझे लगता है। तो दिस इज हाउ यू गेट अलोंग। और आई थिंक सबसे मुश्किल काम जिंदगी में राबिया मुझे लगता है इवॉल्व करना ही सबसे अहम बात है। इसी से सबसे ज़्यादा डरता है बंदा। ये जो हमारा एज का सिलसिला, बालों का होना ना होना, सफ़ेद होना, डाई कर रहे नहीं कर रहे, सर्जरीज आ गई ये आ गई, ये सारा, और तो वो फिर आईने में देख रहे हैं ख़ुद को, वक्त गुजरता जा रहा है, बच्चे बड़े हो गए, आप ही की मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी, पता लगा अब तो इनको मोहब्बत करनी चाहिए। तो ये सारा आप इसमें से गुजर रहे हैं। कल तक आप वो थे, आज आप यहाँ हैं। कल तक जो बात अब्बा की ठीक नहीं लग रही थी, आज आप वही कर रहे हैं। सही बात है। कल जो आपको अपने बेटे में अपना आप सुनाई दे रहा है, ओह माय गॉड, वही तो मैंने हाँ अच्छा है, लेकिन डर खौफज़दा भी। तो उसके अंदर में भी फिर एक पछतावा आ जाता है कि वो यार ये मैंने भी की थी बात, आज मैं भी सुन रहा हूँ, बूमरैंग इफेक्ट। डर लगता है वही जो गया। हाँ, मैंने जब अवैस मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे सबसे पहले डर उसकी आंखों को देख के लगा। मैंने दिल में कहा ये तो मेरे जैसा है, वो मतलब व्हाटएवर जो भी आपकी, यार ये क्या। तो वो होता है खौफ, मुझे लगता है। लेकिन हर बच्चा और हर जो है ना वो एक अलग इंडिविजुअल है। ये हक आपको देना है। खुदा ने वो एक इंडिपेंडेंट पैदा किया, उसकी अपनी पसंद वो है। आपको स्ट्रीक्स नज़र आ सकते हैं और वो सारा हो सकता है, वो सारा। बल्कि जो इशफाक साहब बाबा जी ने जो बात कही थी ना, वो मैं यहाँ कर लेता हूँ तो वो अच्छा है। उन्होंने वो जब वो एक बैठक हुई तो उन्होंने ऐसे ही कहा, उन्होंने कहा होता ये है। अब वो सुना रहे हैं कहानी, अब्बा भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो कॉट के अंदर होता है, ये नहीं बैठा। तो ऊपर से किसी ने देखा, उसने कहा हो आँख तो बिल्कुल अब्बा जी जैसी है। तो उसके दिमाग पे लिखा जाता है आँख अब्बा जी जैसी। वो कोई पुप्पी आती है, वो कहते हैं हंसदा है तो दादा लगता है, लगता है हंसता है तो दादा लगता है। वो कहते हैं कि जो आपकी जब बच्चा पैदा होता है तो एक क्लीन उसके साथ आता है और ये इसको छोटे छोटे सर्टिफिकेट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। फिर होता ये है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए एक दिन उसे ख्याल आता है कि यार मेरी जो मूवमेंट है इसमें मुश्किल हो रही है। तो पता लगता है इतने सारे प्लेक कार्ड्स उसके गले में, उसी आँख अब्बू से मिलते तक लेके। तो वो कहता है मैं इनको उतार के तो देखूं कि मैं कौन हूँ। बस वो एक स्यापा है जिसकी ज़िंदगी में ये सवाल आ गया कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जिसको आप मोटो कह रही थी कि वो क्या है। तो फिर मुझे लगता है एक तलाश का एक सफ़र शुरू हो जाता है, और जिसको फिर ये सवाल लाहक हो जाता है उसको बस फिर लाहक हो जाता है। फिर तो ये है, चलता आप इंडस्ट्री में इतने अरसे से, बहुत अरसे से, 25 साल, 25वां साल है, और बहुत डिफरेंट रोल्स हर किसी के साथ आपने काम किया हुआ है, ऑलमोस्ट हर जगह पे काम किया हुआ है माशाल्लाह से। सो इंडस्ट्री में अब इस पॉइंट पे जब आप देखते हैं और इतनी कॉन्वर्सेशंस भी हो रही हैं, क्या 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है बहुत अच्छी हैं, और क्या 2-3 चीज़ें आपको जेन्युइनली लगता है कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है? मुझे लगता है कि कुछ भी बदलना है ना तो मुझे पहले ख़ुद को बदलना होगा। अगर मैं ये इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि कुछ बदले तो पहले से तो मुझे करना होगा। मतलब मुझे बाकायदा ये कहने में कोई आर नहीं है कि मेरा बहुत दिल चाहता था कि हम जितने एक्टर्स हैं ना इन सबको मोहम्मद कबीर खान साहब का झूठा खिला देना चाहिए या पिला देना चाहिए, उनकी तरह के हो जाएं ताकि जैसे। तो इंसानियत आई थिंक सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए। आप प्लीज़ तकरीम इंसानियत, लोगों की इज़्ज़त और उनका वो जो ख़याल है, इससे कता नज़र कि वो क्या काम करता है, वो कौन है। मैं कितना बड़ा स्टार हूँ ना हूँ, एक्टर हूँ, जो मर्ज़ी हूँ, मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि मैं किसी की तज़हीक करूँ।
सही बात है। ये किसी को ये हक हासिल नहीं है। टाइम के हुकूक व फ़राइज़, लेकिन ये आप हुकूक की भी तब बात आप करेंगे जब आप अपने फ़राइज़ सारे पूरे कर रहे हो। कोशिश सब करते हैं, कर रहे हैं। जहाँ तक अब कंटेंट का सवाल है तो अब हमने बड़ी मज़ेदार बहसें सुनी है। जैसे मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अब ये उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कैरेक्टर से कंफ्यूज करना बंद कर दें। ठीक है। मतलब अगर मैं ने नेगेटिव किया तो वो कैरेक्टर है। अच्छा, अब आप ये जो आपने कहा कि अपने आप को कैरेक्टर से कंफ्यूज करना बंद कर दें, या आप अपने लिए एज एन एक्टर बात करें या मेरे लिए एज अ व्यूअर एंड रिव्यूअर? नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो करते हैं। मतलब जैसे मैंने अब ये गौर किया ना कि वो हमें ये नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं, तुम भी कहते हो हीरो तो होता है, ऐसे होता है, वो सारा होता है। मैंने मोहब्बत की बड़ी बातें सुनी, बल्कि वो हसन से भी कभी हुई, तो मैंने कहा कि तुम्हें हुई है कभी मोहब्बत? तो आप बल्कि बड़ी अच्छी उसमें बात है ना, वो शफाक साहब ही कहते थे, वो कहते हैं यार अगर किसी शख्स को जिसने कभी आम ना खाया हो उसको आप कहें कि अनवर अटोल खाया है कभी, तो आप उसको अब एक्सप्लेन करें बगैर टेस्ट किए हुए, वो कहे कैसा है, चीनी जैसा? नहीं, चीनी से थोड़ा कम, खट्टा, इमली जैसा? नहीं इसका। तो जब तक वो अनवर अटोल खा नहीं लेगा वो उसका जायका नहीं बता सकता। ठीक है। बच्चे को लाख आप डेमो दे दें, सब कुछ कर दें, वो प्यूबर्टी से जब तक गुजरेगा नहीं उसको नहीं पता लगेगा कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। मोहब्बत भी ऐसे ही है। ठीक है। चाहे हो जाए चाहे आप कर लें, जरा पानी में जाए तो पता लगेगा ना कि क्या गहराई है। बाहर से खड़े तो नहीं पता लगता। ठीक है। मछेरे से पूछो कि क्या लहर क्या कहती है और क्या कहाँ आती है, उसको पता होगा। आपको क्या पता? कमेंट्री आसान है, ठीक है, सहल है, सहूलत है। जैसे हम मैच देखते हुए नहीं कहते क्या शॉट खेल, अबे उधर जाओ, वो 1.5 लाख के मजमे वो जो शॉट खेल रहा है उसका क्या होगा, वो एक और है सिलसिला। तो मुझे ये दिल चाहता है। हाँ, लेकिन अब प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और चैनल्स में ये बात काफ़ी आनी शुरू हो गई कि वो काफ़ी लोग इस चीज़ पे क्लियर है कि वो कहते हैं हम ये दिस इज़ अ बिजनेस, हम ये एंटरटेनमेंट करें, आप हमें नाच से ना बनाएं कि हमने कुछ नसीहत का पलना, हम कोई पीटीवी नहीं है, हम कोई स्टेट ओन्ड नहीं है कि हमने कोई वो ये नहीं करना। आपको लगता है ये सही बात है? पता नहीं, उनको लग रहा है वो सही है तो वो सही कह रहे हो। ये बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जैसे अब आपके, मैंने पूछा तो आपने कहा नमरा अहमद के नॉवेल आपके यहाँ पढ़े हैं, वो जन्नत के पत्ते दिख रहा है यहाँ से, तो आपने, मैंने नहीं पढ़ा, आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछूं क्यों अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे कुछ एक फील हो रहा है। तो जो नमरा बिलीव करती हैं वो लिख रही हैं जी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। कुछ तहरीर ऐसी होती है जो आपको भी बड़ा कर देती है पढ़ने के बाद। कुछ खेल और वो ऐसी होती है कि आपका मयार देखने का बढ़ जाता है, और कुछ ऐसी होती है कि आपका भी मयार गिर जाता है। तो ये द चॉइस इज योर्स। ये मेरा ख्याल आपके साथ है। फर्रुख ये बात बड़ी अच्छी कहता था, वो कहता था जंक लीड्स यू टू लिटरेचर। पढ़ना शुरू करो, होते होते तुम पहुंच जाओगे लिटरेचर की तरफ। तो मेरा ख्याल कहीं से आगाज बंदा कर ले। अब जैसे अब मुझे लगता है कि टेलीविजन के अंदर में भी अदब तख्लीक हुआ ना। हम अगर एक मोहब्बत सौ अफसाने की बात करें, चलो वो मेरा या तोता कहानी की बात करें, मनचले का सौदा की बात करें, फॉर दैट मैटर तन्हाइयाँ और ये सारे इन खेलों की बात करें, इवन रिसेंटली में आप देखें तो अच्छा अब ये हो रहा है, और तुम लोगों को भी इसका क्रेडिट बहुत जाता है कि सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं तो फिर आपको एक डिबेट आप इनिशिएट करते हैं। जैसे मुख्तलिफ अच्छा जी सिंगल सन सिंड्रोम क्या होता है। लेकिन मुझे कभी कभी हैरानी ऐसी होती है कि कुछ तबसरे सुन के लगता है कि ये पता नहीं जंगल में रहते हैं या आप लोग नहीं मिलते रोज़ लोगों से। अब मुझे शायद ये लगना शुरू हो गया कि राबे हमारा मिलना भी कम हो गया है। हम कभी सोचो कराची रहते हैं तो सिर्फ कराची ही हमारे ज़हन में है, लाहौर है तो सिर्फ लाहौर ही ज़हन में है। भाई ये 65% रूरल है। ये किसी मॉर्निंग शो में आपने कोई नुमाइंदगी देखी है कभी किसी गांव की, किसी चंगेर का कोई जिक्र है? फिर कहाँ हु केम इनटू एक्शन? आपका सोशल मीडिया। अब वो साग बना के सिखा रहे हैं गांव में, क्या मज़ा आ रहा है। वो जो जिन लोगों के दरवाजे इतने बंद थे स्टेशंस के, वो खुले, वो खुद स्टार बने, वो अपनी कहानी सुना रहे, ज़ुबान पे नाज होना शुरू हुआ, पंजाबी में, सिंधी में, बरावी में, बलोची में, आपने अपने आप पे फ़ख्र महसूस किया। तो मुझे लगता है कि एक तो इस डिबेट से भी ज़रा थोड़ा निकल जाना चाहिए कि यूट्यूबर्स क्या होता है टाइप, ये जब हम ऐसे भर के बोलते हैं ना, ये मुनासिब नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है मुझे लगता है।
एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द इंडस्ट्री, जैसे इंडस्ट्री का एक ट्रांजिशन देखा है, इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी, एवोल्यूशन देखा है, हम लोगों को तो हटा दें, आप व्यूअर्स को हटा दें, आपको क्या लगता है जब आप देखते हैं स्क्रिप्ट्स आते हैं आपके पास, एंड ऑफ कोर्स आप उस पर बिलीव करते हैं, आप उससे खुश हैं, तभी आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, चलिए वो जो आपने मना की स्क्रिप्ट्स या कुछ भी, या और दूसरी प्रैक्टिसेस जो आप देख रहे हैं, उनमें से क्या एक दो चीज़ें आप सोचते हैं कि हाँ अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो शायद हम और बेहतर चीज़ कर सकते हैं? कोई एक दो ऐसी तो चीज़ें होंगी, बड़ा क्योंकि मजा आप वही हैं जिन्होंने कहा था हाँ। कि इससे अच्छी एंकरिंग तो मैं कर सकता हूँ, तो आई एम श्योर ये सोच अभी तक गई नहीं अच्छी होगी। अच्छी बात कह रही हो। काशिफ निसार के हम सेट पे एक बार, तो काशिफ तो भाई है, जिगर जान है, तो मैंने एक दिन उससे कहा, मैं कि यार भाने नू ना इस तरह कर लो, तो सुनते तो मैं कहता मैं जो तो तुसी करना ना तुसी इस तरह कर लेना कि भाई ये कहानी मैं सुना रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, आप जब बनाएंगे आप ऐसे कर लीजिएगा, और आई थिंक दिस मेक सेंस। जैसे मैं तुम लोग को सुनता हूँ, अगर यहाँ से ऐसे ऐसे हो जाता, इसकी एक बड़ी मशहूर चलो लाइन है, मैं तुम्हें इसको आसान करता हूँ। एक शख्स ने एक पेंटिंग बनाई, ठीक है, और उसने चौराहे में लगा के कहा कि आपको इसमें जहाँ गलती नजर आए आप निशान लगा दीजिए। अगले रोज जब वो गया तो पूरी पेंटिंग निशानों से भरी हुई। उसने कुछ देर बाद एक और पेंटिंग लगाई और उसने कहा यहाँ आपको जहाँ गलती नजर आए उसको ठीक कर दें, तो वो पेंटिंग वैसी की वैसी रही। निशान लगाना आसान है, तस्हीह करना मुश्किल है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप उतरेंगे, आप करेंगे। मेरा बहुत दिल चाहता है, मेरा बल्कि मैं आपसे भी कहूँगा, और मैम आपके साथ जो रिव्यू करती हैं उनको भी, आप लोग लिखें स्क्रिप्ट। आमना ईसानी भी लिखें, हसन चौधरी भी लिखें, राबिया मुखनी भी लिखें, मैम भी लिखें, हमें भी पता लगे कि आप लोगों को क्या चीज़ ठीक नहीं लग रही, आप लोग उसे ठीक करके बताएं, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं भाई हम तो नकाद हैं, हम तो रिव्यू करते हैं वो सारा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसे ही लोग आते हैं सामने, जैसे मुझे कह रही हो कि मैंने कहा भाई इससे तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आपको आना होगा, मैदान में उतरना होगा, और फिर आप करके बताएं कि आओ ना जी, आओ मैदान है, आओ करके बताओ। मगर अच्छी बात जो अब हो रही है, या जैसे अभी चिक्कड़ फिल्म आ रही है, गुंजल आ रही है, शुएब के साथ हमने थिएटर किया हुआ, आपको पता है, शुएब सुल्तान और मैं, अंजुम, हम लोगों ने लाहौर में हमने थिएटर साथ में किया, और मैं शुएब से हमेशा कहता था कि यार तुम्हें नहीं ये छोड़ना चाहिए। जो गुंजल के डायरेक्टर है, वो बहुत आला एक्टर है जी, मैं भी हाँ, वो बहुत आला एक्टर है और बड़ा वोकल उसका बड़ा मजे का। तो मैंने कहा बताया करके किस आदमी ने तुझे रोका था कि ना जा इंजीनियरिंग में तुझे ये करना चाहिए। हाँ नूर, वो तो अच्छा वो आप तो हाँ हम लोग, हाँ मैंने कहा से उस वक्त जब ये चूंकि यूईटी में था तो इंजीनियरिंग में, मैंने कहा नहीं तुझे ये करना चाहिए, तू नहीं छोड़ो, और ये आया वापस 20 साल बाद, एंड ही मेड शॉर्ट फिल्म जिसने फिर इंटरनेशनल अवार्ड लिया, फिर ये बनी, फिर जहीर भाई की फिल्म जो आ रही है चिक्कड़, अब वो क्या अच्छा कहानी, काशिफ निसार बनाए फिल्में, जफ़र महराज लिखे, अभी ये पिंक शर्ट जिस तरह से गई है, और काबली पुलाव जैसे है, जीवन नगर है, इश्क मुर्शद। अब आप मुझे बताएं कि इवन मन्नत मुराद, खुशी है कि डाइवर्सिटी है, हर तरह की कहानी है। और राबे ये मान लीजिए कि गुलिस्तान में और बागीचे में क्या फ़र्क होता है, यानी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ गार्डन एंड एन ऑर्किड। गुलिस्तान के अंदर में डाइवर्सिटी होती है, फूलों की हर तरह का होता है, इसलिए वो गुलिस्तान होता है और बाग होता है। बागीचे में एक तरह के फूल लगे होते हैं। तो हमें ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, इसकी तरफ जाना होगा और अप्रिशिएट करना होगा। हमने को फौज नहीं बनानी, यूनिफॉर्म नहीं पहनाना है सबको, सब ऐसे ही करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अच्छा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अली फैज़ान का काम देखें आप, क्या मज़ा आया है। अभी मैंने तो ये जो है अभी चल रहा खुमार, तो मैंने कहा तुमने तो खुमार आलूद कर दिया, क्या जूम हो रहे हैं, क्या मज़ेदार। फिरोज़ खान अभी अखाड़ा, ये सब आ रहा है, सब कहानियाँ हैं बड़ी अच्छी। ज़ीशान अभी एक बना रहे हैं, ये सब। तो मेरा ख्याल है कि हम सब ने अपने अपने हिस्से की कहानी सुनानी है। एक बात तय है, ये मुझे फिल्म स्टार साइमा ने कही थी, हमने साथ किया प्ले, वो बड़ी गज़ब की खातून है। उन्होंने कहा याद रखो जो डायरेक्टर है ना, उसके शॉट में और उसकी पिक्चराइजेशन के अंदर में वो नज़र आता है जैसा वो होगा। बल्कि वो तो गाने की बात कर रही थी कि गाने की पिक्चराइजेशन देखो तो पता लगेगा वो कौन है। तो दैट्स ट्रू। सो इसलिए इसको जिद में बनाना कि आप उसको कहें तुम ऐसा करना शुरू कर दो, इसको को तुम वैसा करना शुरू कर दो, वो वैसा वैसा करेंगे जैसा वो बिलीव करते हैं। ठीक है। लेकिन खुशी इस बात की है और अच्छा ये लग रहा है कि कहानियों में तनव्वो आ रहा है। ठीक है, कंटेंट ने सफ़र किया, वो हमारे पे एक दौर आया ठक 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 वो वाला आया, फिर वो हम उसमें से भी निकले,
फिर हमने कहा कि नहीं अच्छा अब हम अपनी कहानी सुना के देखते हैं। तो पाकिस्तान के ड्रामास दुनिया भर में अच्छा जाने जाते हैं, माने जाते हैं। अभी ये पिंक शर्ट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया का वाहिद सॉफ्टवेयर इंडिया से था जो आपके ऑस्ट्रेलियन फेस्टिवल के लिए हुआ, और राइटर भी पाकिस्तानी, डायरेक्टर भी पाकिस्तानी, और फिर वो कैनेडियन फेस्टिवल के लिए भी हो गया और लंदन फेस्टिवल के लिए भी हो गया। ज़बरदस्त, क्या चाहिए और। सो वी कैन डू इट। ये कोई अब मैं मुझे तो इस वी कैन डू इट पे तो मैं मतलब माइनस भी मुझे शक नहीं है। मैं तो इस बात पे कोई 500% इस बात पे यकीन रखती हूँ कि वी कैन डू एंड वी कैन डू मच बेटर, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। कमिंग टू इश्क मुर्शिद एंड मन्नत मुराद, आपके जो 2 ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं माशाल्लाह से, बेलगाम में भी हम बेलगाम, लेकिन इन दोनों ड्रामे बहुत पसंद किए जा रहे हैं, इनफैक्ट तीनों में बहुत पसंद तीनों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इश्क मुर्शिद में तो मतलब जो सुलेमान साहिब हैं वो उनकी जो प्रिंसिपल है और वो सब कुछ है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत दफ़ा कहा भी, जब भी आपका और बिलाल अब्बास का सीन होता है वो सीन वो देखने में ही मज़ा आता है कि वो इतनी ज़बरदस्त दोनों की केमिस्ट्री होती है, द वे डायलॉग्स आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। वो बिलाल का डेब्यू हमने साथ में, चूंकि मेरे साथ था वो, हमने वो ज़हरे इश्क किया था, वो दमपुख्त जफ़र भाई का ही वो लिखा हुआ था, काशिफ ने डायरेक्ट किया था, तो बिलाल से बड़ी पुरानी वो है, तो वो अच्छा। बिलाल, अब एक बिलाल से कौन होगा काफिर जिसको मोहब्बत ही ना हो बिलाल को देख के, उसको तो देख के फेंट हो जाना चाहिए ओ वाला। और फिर बहुत अच्छा, और फिर दुर्र शाह जो है वो सलीमुल हसन साहब की बेटी है मेरे लिए, तो वो बिल्कुल वो बच्चियों की तरह वाला हिसाब है वो। हाँ, बहुत उनसे भी पुराना ताल्लुक। बल्कि ये भी तुम्हें मज़े की बात बताऊँ कि जब मैं दुर्र शाह को पहले मिला, वो टीवी में नहीं थे, हम एक शादी में मिले, और मैंने सलीम भाई, तो उसने कहा, तो मैंने कहा बेटा तुम्हें करना चाहिए, तो वो भी ये मेरे तुक्के ठीक निकलाते, तो माशाल्लाह शी इज़ डूइंग ग्रेट। लेकिन मैंने एक पिछले दिनों में सबसे ये देखा, तो एक लफ्ज़ मैंने नया सुना, प्रीची। प्रीची, ये दिस साउंड्स वेरी प्रीची। पता नहीं मुझे अब ये लगना शुरू हो गया कि या शायद तुम लोग कहते हो कि बहुत सटल होना चाहिए, या शायद हम अपने पाकिस्तान में शायद इतना बोलते रहें कि अब हमें लगा कि बस कम होना चाहिए। बड़ा राइटर जी और बड़ा कहानी सुनाने वाला एक बड़ा प्रीचर होगा। आप चलती चली जाएं, पास्ट में चली जाएं, थीसिस आपको मिलते हैं। कैसे दिखाना, मतलब अब जैसे फारूक भाई की अगर बात करें, तो फारूक भाई भी एक यूनिवर्सिटी है। मतलब मुझे लगता है कि काशिफ निसार के साथ और फारूक रिंद के साथ किसी भी वक्त पे किसी एक्टर को काम ज़रूर करना चाहिए, और वो करें तो आप एक डिग्री कोर्स के साथ निकलेंगे। किसी एक्टर का इमेज अगर किसी ने बदलना है तो उसमें ये सैयद वजाहत हुसैन बहुत कमाल के आदमी वो, और मैं हमेशा उससे तो इतनी वो भाई है छोटा, इतनी फ्रैंकनेस है कि मैंने उसे ये तक भी कहा है कि शाहजी ये आपके साथ काम कर रही हैं, और अगर आपने ये उसका इमेज ना बदला जो उसका है, तो आपका गिरबान और मेरा हाथ होगा। यू हैव टू डू इट, एंड ही डिड इट। मतलब सोनिया हुसैन अगर आपको याद हो, तो एक वजाहत ने एक प्ले किया था, उसका नाम था पीली कोठी या तीसरी मंजिल, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा राबिया, तो ये बर्फी से पहले सोनिया ने एक कैरेक्टर किया था, बर्फी बाद में हुआ। उसकी चूंकि प्रियंका से वो रिजेम्बलेंस थी, सोनिया वो पहले कर चुकी है, और वजाहत ने करा लिया उससे, वो जो आग को देख के डर जाती थी और बच्ची सी बनी हुई थी। तो उस वक्त हमें पोटेंशियल था, नज़र आ रहा था, और वो करके दिया उन्होंने। तो टाइम उसको तय कर देता है। अली ये आपको टेक्निकली हम बड़े साउंड और वो एक मज़ेदार वो एक नज़र आ रहा है अभी इसमें। अब ये जो बेलगाम है, ये जो पूरा कैरेक्टर है, ये जाहिद महमूद ने सोचा हुआ था। उनको पूरी उसकी वो थी, मुझे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है, ये करता है, वो करता है, वो हुआ। हाँ, वो एक आसानी के वो बोलने में ज़रा वो एक जैसे भी जितना आप कर सके हो, लेकिन दैट वाज वेरी क्लियर ऑन हिम। मेरा जितना काम मैं बहुत मेरे ज़ाती ख्याल में, और वो ह्यूमिलिटी असाइड, मैं बहुत मीडियोकर सा सीधा सा वो हूँ, एक्टर भी नहीं हूँ। देखिए, जिस बंदे ने दाढ़ी रखनी है वो हल्की रहेगी, वो क्या है, वो तो मेरी मजबूरी है ना। मतलब मैं कहता हूँ मैं तो कबाड़िए की दुकान की तरह भाई, जहाँ है जैसे की बुनियाद। अब उसके अंदर में ही आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। मुझे बहुत कमीनी खुशी होती है जब मुझे कहते हैं यार आप बड़ी वो
डाइवर्सिफाइड। मुझे हंसी भी आती है, मैंने कहा आपने काम ही नहीं देखा हुआ ये कहाँ से, लेकिन वो शुक्र है, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑडियंस। बहुत अल्लाह का बहुत ही शुक्र है कि वो उसने कोई लोगों की आंखों में को वो डाल देता है और वो कुछ करते हैं। आई थिंक दे आर वेरी काइंड, पीपल आर वेरी काइंड। और मुझे एज एंकर उन्होंने देखा हुआ है, और मतलब 25 साल होने पे आ गए। मुझे बहुत डर था राबिया इस चीज़ का, जब तक मैंने ज़रा रेगुलर एक्टिंग नहीं की थी, कि मुझे ये खौफ था कि जिस दिन मुझे किसी ने ये कहा ना कि सारे अच्छे भी एंकरिंग ही शुरू कर देती, तो मैंने कहा था ये होगा ना, तो ये है वेकअप कॉल। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो नहीं मैंने किसी तरह, अब जैसे रांझा रांझा कर दी है, तो वो अभी मुझे एक हमारी बहुत अच्छी एक्टर, मुझे उनका नाम नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आपकी मेरी अम्मा बहुत आपका वो एक ड्रामा बहुत शौक से देखती, तो मैं उन्हें नाम बता रहा हूँ, उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं शौका, वो कहती लोग शौका आ गया शौक। अब वो इतना पुराना, इतनी देर हो गई उसे, लेकिन मैं जितना भी डिफाइन हो पाया हूँ या जितना भी हो गया, ये मेरे डायरेक्टर्स की वजह से। ये मुझे कोई ऐसा ब्रिलियंट ख्याल नहीं आता, इतना मैं कोई वो नहीं हूँ, वो सोचते हैं, वो कास्ट में भी सजेस्ट करते होंगे वो होगा, या अगर फॉर दैट मैटर ये हमारी जो हैं हमारी इश्क जलेबी की जो राइटर है साइमा अकरम चौधरी, अब साइमा अकरम चौधरी अगर ये कहे शर्मिंदगी कह रही मैंने एक कैरेक्टर आपको देख के मैंने साइमा, तो आपको हैरत होगी कि साइमा ने क्या सरप्राइज मुझे दिया कि मैंने 2001 में, बल्कि नहीं 2001 भी नहीं, 2000 में मैंने मुल्तान में एक पहला वो जो पंजाबी शो था वो किया, साइमा उसमें स्टूडेंट थी, वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो वो बेचारी, और वो वहाँ से वो आपकी फैन थी? हाँ वो थी भाई, वो बड़ी, और उन्हें याद था, दैट वाज सो काइंड ऑफ हर। उन्होंने, और साइमा ने मेरा बड़ा कुछ तगड़ा होमवर्क करके रखा था वहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वाला आपका है, ये ऐसे होगा। जब हमने खुदा और मोहब्बत किया और इस जलेबी जब आया, तो वजाहत के साथ मैं काम करूं, काशिफ के साथ करूं, मुझे लगता है ये अकरबा परवरी है, मैं नहीं डिजर्व करता, ये ऐसे ही वो कर देते। तो उसने मुझे कहा कि साइमा कह रही है, मैंने कहा साइमा क्यों कह रही नहीं, वो कह रही मैंने लिख के, तो वो साइमा आई, उन्होंने पूरी ये कहानी सुनाई, मैं तो सर पकड़ लिया, कह लेंगे तो ये आपका, मुझे आपका ह्यूमर भी पता है, मुझे ये भी पता है, और तो मैंने कहा साइमा आपका मतलब मैं ये आशिकों से सारा करके, तो वो एक हुआ, शुक्र है अल्लाह का शुक्र। और वो अब खुदा और मोहब्बत के फ़ौरन बाद एक वो था और फिर इवन ये भी आ गया चौधरी एंड सन्स भी, तो वो एक अच्छा, मुझे लगता है बाज़ वक्त शायद कुछ वो बन भी जाती है, जोड़ी भी एक अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरे ख्याल आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे जिनके साथ मैंने काम किया है, असद जबल ले लीजिए, ये सारे ले लें, ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं। अभी हम बल्कि एक और सीरियल आजकल उस पर भी कर रहे हैं, एक तो जीशान का है मोहब्बत एक सज़ा जो 7 स्काई का, और एक ग्रीन के लिए बन रहा है, उसका नाम है इश्क न पूछे ज़ात। तो आमिर यूसुफ की वापसी हो रही है, वो जो मैं मर गई शौकत अली के जो डायरेक्टर थे, तो वो मैं वेरी हैप्पी कि वो वापस आए। जी जी, मैं भी उसमें, वो लाहौर में ही हो रहा है शूट। मुझे मन्नत मुराद में बड़े भैया बड़े पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है बड़े भैया का कैरेक्टर देख के। आई एंजॉय जब भी उनके सीन आते हैं और वो एक स्माइल मेरे चेहरे पे आ जाती है कि वो जो भी कह रहे हैं ना, मज़ा आता है उनको देखने का, और वो आपने बड़े अच्छे से बैलेंस किया हुआ है, तो आई एंजॉय इट। और वही होता है कभी कभी मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर भी वो दिखा रहा होता है, हम पोजेसिवनेस घर में कितनी हम लड़कियों पे भी कर देते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है। सुलेमान साहब भी मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं कि वो भी एक डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर हैं जो फजल बख्श के साथ लगे हुए हैं, आगे जाके क्या होगा उनके कैरेक्टर का। बट ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको? भाई ऑडियंस बाहर निकले आपको पूछा भाई बहुत ही लगा दिया आपने यार, नहीं यार, बहुत ज़्यादा, मैं मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं है, मैं शर्मिंदा बल्कि ज़्यादा शायद होता हूँ जब वो मिलते हैं। मैं अभी मेरा वो वॉलेट कहीं निकल गया था, तो मुझे वो NIC बनवाना था, मैं लाहौर गया, तो एक साहब उनकी इतनी दाढ़ी वो कहीं आए, और मैं नादरा के ऑफिस से निकला तो मेरे पास आए, कहने लगे रमशा को ना भेजिएगा यहाँ से, तो मुझे याद ही आया, मैंने कहा है, और मैं जब आगे 2 कदम बढ़ा तो कहते हैं वो बदल गई है, उसका ख्याल रखिएगा रमशा को। ओ बाबे, मैंने कहा तो बेलगाम है, तो वो उस पे से। और मैं अभी भी बल्कि आपके वो आया लिफ्ट से, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो आप वो कासिम साहब है ना, अच्छा। और वो मामू जान, तो वो अच्छा, ये भी एक बहुत स्ट्रेंज हुआ, बहुत ही ज़्यादा मैंने शादियाँ कुछ एक अटेंड की, तो बहुत खुशी भी है, इक्वली आपको मन्नत मुराद, इश्क मुर्शद और बेलगाम, मतलब
एक साथ आपको इतना और मैं साथ अंदर ऐसे कंबल लेके जब मैं गया, अल्लाह तेरी मेहरबानी है, तो ना क्या एन के बदल के तो क्या भाई मैं कौन सा दिलीप कुमार हूँ, इतनी मेरी कौन सी टोन बदल जाएगी या मैं क्या कर लूँगा, आई नो माई सेल्फ। लेकिन आई थिंक लोगों का प्यार और वो नहीं, बड़े ज्यादा भैया है और शायद। सुलेमान साहब में काफी फर्क है। नहीं अब देखो ना, लेकिन आप उनको नहीं अब compare देखो ना कर उस सकते। फर्क का जो क्रेडिट है वो आपको देना होगा डायरेक्टर्स को। बिल्कुल। अब लेकिन- जरा देखो लेकिन मैं आपकी performance थोड़ी को सी भी मैं तुम्हें देंगे। उसकी माइन्यूटली बताऊं। अब वजाहत साहब ने ये कहा कि ये कफ आपने ऊपर रखने, और वो किसी ने मुझे कहा अच्छा ये हु केम अप विद दिस सलमान खान ब्रेसलेट, वो उसने रखना है। उसने कहा वो आपको मुझे थोड़ा उस तरफ रखना है। फिर वो दैट हे पीस फयाज भाई डिड अ फैबुलस जॉब। फिर हमने सलमान का जब कैरेक्टर करना था तो मैंने सोचा कि क्या और एक ऐनक ढूंढी जाए, वो एक मैंने फारूक भाई को भेजी, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सही। फिर फारूक भाई के साथ मैं पहली बार काम कर रहा था, मैंने उनको ये बहुत दफ़ा कहा, और ये काशिफ के साथ भी होता है, आप ऑन द टोज हैं। मतलब मिसाल के तौर पर देखो, अगर आप सबा कमर आपके सामने अगर काम कर रही हैं या इकरा अजीज हैं, भाई आपकी तो जान निकली होगी यार, यू हैव टू बी ऑन द टोज बिकॉज दे विल कम अप विद देयर बेस्ट, आपको तो होना होगा। तो मैंने कहा यार फारूक रिंद और मेरी हार्ट बीट देखने वाली होती, मैंने कभी नहीं हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गाने गा रहे हैं, मुझे पता है मेरे पे क्या गुजर रही होती। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन फारूक भाई लिहाज ही करते हैं, मेरे ख्याल कोई खूबी ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोगों को, और मैं जैसे मैंने सोचा था कि वो एक आएगा, मैंने आई हैव कम अक्रॉस वेरी राइटियस पीपल इन माई लाइफ, मैंने देखे हैं, उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। बिल्कुल राबिया ये है, हमने अपने अब्बा को भी देखा और जिनसे कई अजीज इसी बात पे नाराज रहे कई साल के, आपने वो फलां सिफारिश अगर कर देते तो वो ये हो जाता। तो इंस्पिरेशन आपके और अब्बा वो की है? मेरे ख्याल बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मेरे ख्याल सबको ही, सारे अच्छों को वो एक मिला के, क्योंकि ये जो, और ये भी मैं आपको बता दूं, दिस इज ऑल्सो वन थिंग इज फॉर श्योर, आपके घर में जब आप एक ऐसा कोई स्टैंड लेते हैं ना तो वो सबको समझ नहीं आती। वो कोई एक होता है कॉन्फिडेंट जिसे आप कहते हैं ना, तो वो जो कोई कहता है ना कि ग्रुप वो उसके साथ बनी है, वो उसके साथ बनी है, वो होता है कोई एक किसी पे आपको। जैसे मेरी भांजी ने एक बार माँ जी से पूछा, मोहतरमा मानो कुछ, तो उन्होंने कहा देखिए मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, बच्चे होते हैं तो कोई बच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है? तो माँ जी ने कहा हाँ, जो मानता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको ना कंफर्ट कहीं ना कहीं वो एक आता है जो आपको, फिर आप किसी को किसी में देखने लगते हैं कि ये मेरा ख्वाब भी पूरा करे या कर सकती है। फिर कोई किसी की नेचर के करीब होता है, कोई किसी के करीब होता है, किसी में कुछ ट्रेट्स होते हैं, कोई दिखने में वैसा होता है, कुछ बोलने में वैसा होता है, तो वो एक आपका हो जाता है। लेकिन उसका मतलब कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, वो एक है। हाँ ये बात एक फॉर श्योर है कि मैं मन्नत मुराद में या जिसमें भी, या वो मैंने जितने भी किए हैं, वो उसमें वो जो अगर एक वो जो एक क्या कहेंगे गर्म जोशी है, वो जो एक प्यार है, वो मेरे अब्बा ही की डिपिक्शन है। मेरे अब्बा जो है वो हमेशा बच्चों के माथे पे ऐसे प्यार करते थे, और वो फिर कहने वाले कहते हैं वो आप नसीब को चूम रहे होते हैं, तो वो हमेशा करते थे। सो दैट आई डू, वो मुझे वो लगता है वो एक अच्छा, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि जैसे बच्चियों से तो आपको प्यार ही करना होगा, बेटियां तो रहमत हैं, उसमें तो कोई वो सवाल नहीं है। तो मैं आई थिंक बहुत शुक्रिया देखने वालों का, वो मेरी खामियों से दरगुजर करते हैं और पता नहीं कोई बदोबदी की खूबियाँ कोई ढूंढ लेते हैं या वो हो जाता है, तो बहुत शुक्रिया उनका। सिर्फ एक बात हम कहेंगे फिर हम आगे मूव ऑन कर जाएंगे, विल रैप अप। आपका शुक्रिया इतना टाइम का। प्रीची की आपने बात की, जोक सरकार, काबली पुलाव एंड 22 कदम, 3 ड्रामे हैं जो मुझे लगता है अगर हम देखें तो हमें शायद थोड़ा सा, मुझे नहीं पता आपको टाइम मिला, आपने देखा ही देखा, तो जो हम बात करें ना प्रीचीनेस और नॉन प्रीची की, वो थोड़ा सा स्क्रिप्ट का फिर फ़र्क वहाँ पे शौक सरकार, द वे हाशिम नदीम साहब, एंड जहाँ हम सबको करते हैं तो और हमें ही पड़ती है कि हम इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो आई विल ऑल्सो वी ऑल्सो अप्रिशिएट, जो बताएं इतनी खूबसूरत तरीके से। आई थिंक पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक वो ड्रामा बना जहाँ पे पुलिस को एक पॉजिटिव अंदाज में दिखाया गया, और कितनी चीज़ें उन्होंने स्टोरी का पार्ट थी जो मैसेज था, बट दे वर नेवर, नसीहत नहीं लगा आपको। इसमें 22 कदम भी वो एक चीज़ इसमें अब एक बात है, मैं सॉरी आपका मैं वो ले रहा हूँ, हाशिम साहब ब्यूरोक्रेट है,
हाशिम साहब एक बहुत गजब के But फिक्शन राइटर मैंने हैं 3 ड्रामों का आपको बताया, और 22 हाँ कदम, हाँ काबली मैंने पुलाव, 22 और कदम अभी तो 3 है, मैं आपको 1-2 और मैं भी नहीं बता देख सका, लेकिन जोक सरकार भी मैंने नहीं उस तरह देखा, लेकिन काबली पुलाव मुझे जी। चूंकि Again, उसमें जफर साहब कितने की तहरीरें जबरदस्त बहुत messages, अच्छी लगती हैं, और ऐसे परिजात message- भी हमने परिजा- वो एक देखा चलिए वो आप- सारा जो लोग जिंदगी सुन रहे हैं की। उनके लिए बस मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि कोई अपनी बेस्ट नहीं कर रहा। आई एम श्योर क्योंकि मैं अब सेट्स पे जाती हूँ, मुझे अंदाज़ा है सेट पे क्या होता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी डेडिकेशन चाहिए होती है, कितनी ख्वारी का काम है। बहुत दफ़ा ये ग्लैमरस लगता है, बट एक्चुअली जब मैं जाना शुरू हुई सेट्स पे, मुझे आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन हुज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। हमारा सिर्फ ये होता है कि आपने किया, बिल्कुल बहुत मेहनत से क्या होगा, शायद कहीं एक जिस एंगल से हम देख रहे थे उस एंगल से एक और नज़र देख लिया जाए तो अगली बार उससे बेहतर हो जाए। बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि हम कहीं भी नहीं कह रहे कि किसी ने मेहनत नहीं की या किसी ने चूक कर दी या किसी ने शॉर्टकट लिया, इस पे तो बिल्कुल कोई शक ही नहीं है, हर कोई अपनी बेस्ट डालता है। शॉर्टकट भी लिया होगा, ये भी हो सकता है। नहीं, मैं ज़ूम नहीं करना चाहती, मैं उनको ड्यू क्रेडिट देना चाहती हूँ, मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहती हूँ विद रिस्पेक्ट, बिकॉज आई थिंक बहुत लोग मेहनत करें। हाँ, बस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा इधर का भी सुन के आगे देख लें, समझ आती है कर लें, नहीं कर लें तो कोई मसला नहीं। शोएब मंसूर साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर में जो एक्टर है उसका कोई और रोज़गार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो वो ना कह सकेगा, वरना वो कभी ना नहीं कह सकेगा। अब जितना काम हम लोग करते हैं, मतलब मैंने इस बार इस साल में मैंने मुझे सबने कहा कि बड़ा ओल्ड स्कूल यार ये क्या किया करें ये वो, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैंने बड़े डरते डरते चीज़ें की कि ये इससे टच ना करें। एंड थैंक्स टू सोहेब इदरीस जो मैनेज करते हैं मेरी सारी डेट्स और सब कुछ, वो है तो शायद मैं वो, तो मुझे लगा कि कहीं मैं ही तो नहीं कोई बड़ा तुरम खां बन रहा कि मैंने नहीं करना उससे। तो मैंने कहा लेट्स मैं करके तो देखूं कि क्या है, या हो सकता है मेरी काहिली हो या मेरी सुस्ती या मैं कुछ और ना। लेकिन शुक्र है कि अल्लाह का जैसे तैसे होके गुजारा हो गया, लेकिन बार बार नहीं होता वैसे मतलब है बंदा पक्का ही हो जाए। मतलब अब दिल चाहता है कि कोई बहुत नहीं नज़र आना चाहिए बहुत देर बाद। मुझे कोई कहता है ना, अरे आप तो सब जगह ही नज़र आते हैं जिधर टिप, मैं कहूँ सर मैं बड़ा माजरत खाऊँ, माफ़ कर दें तो वो वाकई वो है। लेकिन अभी बल्कि खई आ रहा है, और एक बिल्कुल आप फ़र्क वजाहत हुसैन को देखने वाले हैं, ही हैज़ डन वंडर्स। और मैंने लिटरली ये कहा, और मैं शायद कहीं भी जब तुम लोग देखोगे तो तुम्हें फिर यकीन आ जाएगा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई वो जिस जगह शूट हुआ है स्कर्दू और गिलगित में, मैंने कहा एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ दरिया है, एक तरफ वजाहत हुसैन, तो जाना कहाँ है आपने यहाँ तो ये भी नहीं मैं वापस जाऊँ, मैं जा भी नहीं सकते। तो एंड द ग्रेट थिंग इज दे हैव शॉट दैट होल थिंग इन 80 शूटिंग डेज। और वो आपको जो मिनी सीरीज, राइट? हाँ वो नहीं, वो अच्छा मिलेगा आपको। नहीं मिनी नहीं है वो, अच्छा वो होगा, लेकिन उसमें कुछ बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं और बहुत, मतलब मेरा ख्याल है कि वो एक कुछ बहुत नया स्क्रीन पे होने जा रहा है। और मैंने भी सुना है उसके बारे में बहुत, एंड वी आर एक्साइटेड कि वो शुरू हो और फिर हम उसको देखें। और जैसा आप कह रहे थे, हम व्यूअर्स की क्या, वो जिसको अल्लाह देता है इज्जत उसको कौन पूछ सकता है। और अरे भाई लेकिन माशाल्लाह से कितनी तुम लोग तकरीबन अपने शोबे के ना वो होते जा रहे हो। नहीं हम कुछ भी नहीं है, मुफ्ती अगर कहें या वो जैसे भी, लेकिन आई थिंक हम भी बड़े शौक और पैशन से करते हैं ये, हमारा भी बड़ा दिल होता है। मैं तो बड़ी एक ड्रामा बफ हूँ, ड्रामा फ़ैन हूँ, मैं तो देखती हूँ, तो इसीलिए मैं बड़ी इमोशनल तरीके से रिव्यू भी करती हूँ, बहुत अटैच हो जाती हूँ। तो वो कहीं आपको वो गुस्सा भी नजर आएगा, दुख भी नजर आएगा, लेकिन मोहब्बत भी उतनी नजर आएगी, बिकॉज आई एम श्योर मैं अटैच हो जाती हूँ अपने कैरेक्टर के साथ। मेरे कैरेक्टर को दुख होता है तो मुझे दुख होता है, वो कैरेक्टर की जीत होती है तो मैं कहती हूँ यस मैं भी जीती हूँ, तो उस तरह होता है। सो वो ये है। बट अगर हम कभी कुछ कह देते तो माजरत आपके लिए भी और सबके लिए सारा आंखों पे। और जो मुझे खुशी है ये मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मुझे ये नहीं पता था कि ये आपने इतना मज़ेदार सेटअप रखा हुआ है, और यकीन करो मैंने अंदर आते हुए जितने लोगों को देखा है उनमें से मुझे कोई भी बंदा कोई बगैर काम का नहीं लगा। दे वर डूइंग देयर वर्क, और उनके माथों पे लिखा हुआ है कि वो काम के लोग। ये मुझे बहुत अच्छी फील हुई, कॉफ़ी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा। तो नए लोग और जितने भी जब कोई जज्बे से काम करते हैं ना, तो ये बहुत बहुत इनकरेजिंग बात है। और आपको मैं यकीन से बताऊं कि राबे इस तरह हम ताकत लेते हैं एक दूसरे से। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, ये तो मैं रोज़ ही सुनता हूँ। ये मसाइल हैं, ये हैं, ये भी मैं रोज़ सुनता हूँ। इस सब के बावजूद आप ये कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, एक वेटेज दे रहे हैं, वो भी एक मुकाबला हो रहा है। सारे ही हैं अपने अपने वो
वो हमारा वो मुंशी और अम्मा भी हैं, हसन हैं और वो हैं, आप लोग हैं, तो कितने हैं और भी को आए, तो अच्छा है, ये भी एक नया। लेकिन अब मैंने उनसे कहा, आप खुशी मुझे कि आप लोग तो देखते हैं यार, ऑफ कोर्स, और ये कितनी खतरनाक बात है मतलब कि हाँ ऊपर से नहीं, वो पूरा नहीं। और वो बढ़ गए, चूंकि जब सॉफ्टवेयर बढ़ा तो कहा कि भाई अब फ्रीक्वेंसी बढ़नी पड़ेगी, अब तो 3 प्रोग्राम आया करेंगे। फिर मुझे अब खुशी है कि एक्टर्स भी देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो हैं ये रोज़ का एक मामूल है, इसको साथ साथ रखना चाहिए। आप लोग आईना की तरह हैं, जैसे आईना किसी को दिखाते हैं, वो नहीं अच्छा होगा वो होगा, देयर कैन ऑलवेज बी अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और वो होना चाहिए। इख्तलाफ में और मुखालफत में फ़र्क है। हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हम सिर्फ इंडस्ट्री की बेटरमेंट के लिए करते हैं। ज़रूरत है, लेकिन वो इंडस्ट्री के बारे में फिर ये भी तो है ना कि वो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। पता लगे तुम लोग इंडस्ट्री से कुछ ऐसी चीज़ एक्सपेक्ट करो जो इंडस्ट्री को खुद ही ना पता हो, फिर क्या होगा? मुझे लगता है अच्छी तरफ चीज़ें जा रही हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। मतलब अभी जो कंटेंट आ रहा है उसी में माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत चीज़ें आ रही हैं। जहाँ हमें नाखुश हैं वहाँ हम खुश भी हैं। तो और ये बात है कि हम जो कुछ कहते हैं वो इसलिए नहीं है कि मुखालिफत करनी है, इसलिए नहीं है, वो इसलिए कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसको और भी खूबसूरत बनाएं, उसको और भी बेहतर करें, बिकॉज वी बिलीव इन यू गाइस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का, इतनी तहम्मुल से मेरे सारे सवालात को सुन के जवाब नहीं मुझे माफ़ी मैं चाहता हूँ। नहीं प्लीज़, मुझे आप एम्बैरेसमेंट। मेरी बीवी हमेशा मुझे कहती है आपसे सीधा सवाल पूछो, आप पता नहीं किधर चले जाते हैं, पूछो आपका नाम क्या है, आप कहेंगे सूरज निकला हुआ था, बाहर आई हुई थी, वो भी सीधा जवाब दो। वो बेचारी बड़ी वो कहती है आज आई थिंक लोग सुनेंगे तो लोगों को पता नहीं, अल्लाह करे आपने बात का जवाब नहीं, खुदा करे यार, मैं तो मुझे लगता है आपने इतने अच्छी गुफ्तगुएं की हुई हैं और इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, और वो आपका म्यूज़िक सिग्नेचर भी बड़ा मज़ेदार है। वो भी बहुत पता नहीं उसके अंदर ये कैसे आएगा, अब अल्लाह करेगा अच्छा हो गया। थैंक यू राबिया एंड योर क्रू एंड द होल टीम और फूशिया, आप लोगों का शुक्रिया। हम बहुत अरसे से उसमें थे कि आपसे बैठ के एक बहुत डिटेल गपशप हो, जो आई थिंक अल्लाह ताला ने आज मौका हमें फराहम किया। नहीं आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम होपिंग कि आज जो आपके फैंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आज उनको एक डिफरेंट साइड आपकी और कुछ नई कहानियाँ सुनने को मिली होंगी, कुछ नए पैगामात लेके जाएंगे जो शायद पहले नहीं। अल्लाह करे, लेकिन ब्लैक एंड वाइट टीवी ब्लैक एंड वाइट ही रहता आपकी मॉडेस्टी नहीं खत्म होगी, सो मैं आपके लिए बोल रही हूँ। गॉड ब्लेस यू। बट शुक्रिया बहुत बहुत आपके टाइम का, एंड वी आर सीइंग यू ऑन स्क्रीन और मज़ा आ रहा है। आप करते रहिए ऐसा ही काम, और एंजॉय करते हैं जब भी आपको देखते हैं। मेरा ख्याल है कि वही जो आपने बात की कि इखलास है, मेहनत है, और अल्लाह की मेहरबानी भी है, ऑडियंस का हौसला भी है, मैं कहूँगा मेहरबानी उनकी, वो पसंद कर लेते हैं, और वो है बस इस तरह ही है। लेकिन आज आपके इंटरव्यू के बाद एक मुझे ख्याल ज़रूर आया, वो शायद ऑन एयर तो बात हुई नहीं, लेकिन मैं सोचा था कि यार राबिया ने पूछा कि ज़िंदगी का मोटो क्या है, तो ये तो चलो ये मैंने नहीं, मगर इस पे हम मेरे ख्याल बैठ के सोच ही लें कि क्या है, है ना? Which I thought आपके पास आंसर होगा, so I was also surprised कि अच्छा आपके पास आंसर नहीं है, I thought इसका तो आंसर होगा। अल्लाह करे। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सलामत रहे। बहुत एक दफ़ा आपका। अरे आपका बहुत शुक्रिया, और आपके रिव्यूज़ का बहुत शुक्रिया। आप टाइम निकालते हैं, सॉफ्टवेयर को इस काबिल समझते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और डिबेट्स इनिशिएट करते हैं, सवालात उठाते हैं, अच्छा लगता है। मगर ये मुझे ज़रूर कहना है और ये बात को ज़रूर समझें कि जैसे आप हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही सारे हों। जो दुख आपके हैं ज़रूरी नहीं ऐसे ही दुख सबके हों। हम सब लोग जितने हैं उन सब की उतनी ही कहानियाँ हैं, उतनी ही मुश्किलें हैं, उतने ही रंग हैं। तो रंगों को जगह देनी पड़ती है और वो देनी चाहिए। फिर ये रंग जब मिलते हैं तो फिर कोई एक नया रंग बन जाता है। इतनी खूबसूरत बात बोलिए कि इसके आगे मैं कुछ ऐड नहीं करूँगी। आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अल्लाह के सुपुर्द, खुदा हाफिज़।